हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लगभग जो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, हमने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में खत्म किया। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज भी देखे और अब हम कर रहे हैं उनके बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कुछ हम एमसीक्यूज भी करते हैं, जिसमें कुछ मैच द फॉलोइंग्स भी करते हैं, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी करते हैं। इसी क्रम में आज भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा लेकर आई है। यानी आप घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन को यूज किए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी की टीम के साथ जुड़कर सभी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई हर सब्जेक्ट की बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। कहां? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। ठीक है, तो इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाइए, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। और आज का हमारा चैप्टर है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति और अनुभव। तो जो पार्टीशन चला था इंडिया का, जिसकी चर्चा हमने विस्तृत रूप से की थी कि उस पार्टीशन में क्या पॉलिटिक्स रही, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या मेमोरीज रही, इनसे रिलेटेड हमने वन शॉट वीडियोस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिए। आइए उसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज भी प्लेलिस्ट में है, जरूर आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का मूल कारण क्या था। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना क्या कह सकते हैं आप, कम्युनल हार्मोनी, ऐसा तो था नहीं। ठीक है, कम्युनल हार्मोनी तो था, देखने के लिए मिल नहीं रहा था। अगर कम्युनल हार्मोनी होता तो फिर क्यों होता विभाजन, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। सांप्रदायिक बैर भाव, जिसको कहते हैं कम्युनल डिस्प्यूट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, कम्युनल डिस्प्यूट। ठीक है, हिंदुओं की संख्या अधिक होना, मुसलमानों की संख्या अधिक होना, तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम्युनल हार्मोनी तो थी नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक बैर भाव। और जाहिर सी बात है, जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत और मुस्लिम लीग ने जो अलग पाकिस्तान की मांग की, उसमें यही कहा कि इस्लाम धर्म के लोग या मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और उन्होंने फिर क्या किया, इस सांप्रदायिक बैर भाव के चलते विभाजन उसका एक कारण बना। हमने कई डिस्कस की हैं इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे डायरेक्ट एक्शन डे चला और मोहम्मद अली जिन्ना का उसमें क्या रोल था, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो एक तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ? दिसंबर 1916, दिसंबर 1929, जनवरी 1915 और जनवरी 1917। अब देखिए ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ था, इस लखनऊ समझौते में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। एक ये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, मुस्लिम लीग का समझौता। और इस समझौते में क्या हुआ, जो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उसमें मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने घोषणा की थी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। तो एक ये समझौता हुआ कि ठीक है, कांग्रेस उसको स्वीकार करती है, दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है, हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ, नरम दल और गरम दल। नरम दल, ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, नरम दल और गरम दल का समझौता। ठीक है, क्या देखने के लिए मिला था, नरम दल और गरम दल का समझौता देखने के लिए मिल रहा था। यह इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 1916 में जो समझौता हुआ था, 1916 में जो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, बेसिकली किस मुद्दों पर था, बेसिकली वो नरम दल और गरम दल का क्या हुआ, समझौता हुआ। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या भी आपस में समझौता देखने के लिए मिला था। यह महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो दिसंबर 1929 है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, और अध्यक्ष उस समय कौन थे, पहली बार एक युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे। जनवरी 1915 में क्या हुआ,
महात्मा गांधी का भारत आगमन, साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी। ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है उस दिन। और जनवरी 1917 में, 1917 बेसिकली आप मान के चलिए, 1917 में क्या देखा गया? चंपारण आंदोलन, जो पहला चंपारण सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह था किसका? महात्मा गांधी का भारत में किसानों के लिए। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दिसंबर 1916 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे तो। चलिए, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कराया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? आपको पता है कि जब देश का विभाजन हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता बनी, और उसके बाद से 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन के रह रहा था। और बांग्लादेश जो आज कहलाता है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और वहां पर फिर विद्रोह की भावना जमी और उसमें जो है युद्ध हुआ। भारत ने भी उस युद्ध में भूमिका निभाई। भारत ने युद्ध पाकिस्तान से लड़ा और पाकिस्तान को हरा के फिर क्या हुआ? ये कहा गया कि बांग्लादेश बनेगा, नया बांग्लादेश पैदा हुआ, आप कह सकते हैं। तो सन 1971 में क्या हुआ? सन 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का गठन हुआ, एक नए राष्ट्र के रूप में वो उभरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, बांग्लादेश की स्थापना ने जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया? अब जिन्ना ने कहा था 2 राष्ट्र होने चाहिए, अब तो बांग्लादेश भी अलग हो गया। तो बांग्लादेश के गठन ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को क्या किया? नकार दिया, या उस सिद्धांत से अलग एक नया सिद्धांत, नई भूमिका, नया देश बन गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? हाजी सलीमुल्लाह, ढाका। ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, और इस मुस्लिम लीग की स्थापना में अंग्रेजों की अहम भूमिका रही। अंग्रेजों की ही प्रश्रय पर यह मुस्लिम लीग बनाया गया। ठीक है, ढाका सही जवाब हो जाएगा इसका। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। ठीक है, अब इसमें जो 3 अलग डेट है, 1917 चंपारण आंदोलन हम देख चुके हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, 1906 में जो है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और उसके बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1915 में क्या हुआ? हिंदू महासभा की स्थापना हुई। ग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और ये कहां हुआ? प्रयागराज में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चलिए, गुड, आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए पहली बार कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, सन 1909 में। क्या हुआ था 1909 में? इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, ये मॉर्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, और इसमें पहली बार ये बोला गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। सन 1919 में क्या आया था? एक तो रॉलेट एक्ट, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था एक 1919 में। इसके अलावा सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो मेन है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सही जवाब हो जाएगा क, 1909। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ठीक है, क्या था? लीडरलेस। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप, नेतृत्व विहीन। नेतृत्व विहीन मतलब क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही घोषणा की गई, महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। कोई ऐसा था नहीं जो फ्रंट पे रह के उसको लीड कर सके, है ना। तो लीड करने की कमी थी, नेतृत्व विहीन होता चला जा रहा था क्योंकि सभी लोग जेल में थे। और गांधी जी ने बोल दिया कि करो या मरो, इसलिए क्या हो गया, जब करो या मरो की बात कर दी गई तो लोगों को लगा कि अब तो उसमें हिंसा करनी, और हिंसा होती चली गई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ढाका में। डैश आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना था। किस चीज का? लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? ये लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था सीमांत गांधी ने। किसको कहा जाता था सीमांत गांधी? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। यह कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है,
इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। इनका लाल कुर्ती आंदोलन चलता था। खुदाई खिदमतकार कहते थे उनको, उनमें लोगों को खुदाई खिदमतगार, ये उसी से संबंधित शब्द है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और कहां ये होते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, ठीक है ना, ये जो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी जो सीमा थी भारत की और जो प्रदेश था उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ने खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया। किसने? गणेश वासुदेव जोशी ने। यह महत्वपूर्ण नाम है, गणेश वासुदेव जोशी। इन्होंने खादी कपड़ा पहन के शाही दरबार में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन डैश कब शुरू किया गया? तो अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और कब तक चलाया गया? 1922 तक। किस कांड के वजह से या किस घटना की वजह से वापस ले लिया गांधी जी ने? चौरी चौरा के कांड की वजह से 1922 में वापस ले लिया। तो 1920 से 1922 तक चला था, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए उचित संबंध, इसमें थोड़ा मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में, महत्वपूर्ण है। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? तो 1915 में। कहां? प्रयागराज, ठीक है, आज का प्रयागराज बेसिकली, ठीक है। उस समय इलाहाबाद था, इसको इलाहाबाद अगर ऑप्शन में आएगा तो इलाहाबाद करेंगे, ठीक है। उस समय इलाहाबाद ही था। तो और इसमें किसने भूमिका निभाई? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड, यूनियनिस्ट पार्टी। ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये पहले पंजाब के इलाके में, पहले पूरा पंजाब की राजधानी लाहौर थी, पूरा पंजाब का इलाका पाकिस्तान तक फैला था, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी। और ये कब से कब तक रही? सन 1923 से 47 तक। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में। किसके किसके बीच? मुस्लिम लीग कांग्रेस के वजह में, और नरम दल और गरम दल के बीच में भी हुआ था। कैबिनेट मिशन, पांचवा ऑप्शन कहां हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च सन 1946 में, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन के बाद फिर क्या हो गया? इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा की स्वीकृति, ठीक है, संविधान सभा की स्वीकृति महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। देखिए मिस्टेक हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाने की सभा बनाई गई, वो संविधान बनाने की जो अनुमति मिली, जो प्रस्ताव आया, ये प्रस्ताव शब्द सही शब्द है, ठीक है, संविधान सभा का प्रस्ताव, ठीक है। ये कहां से आया था? ये इसी कैबिनेट मिशन से आया था। प्रांतीय विधान पालिकाओं के प्रथम चुनाव कब देखे गए थे? तो सन 1937 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम के बाद यह आया कि प्रांतों को ऑटोनॉमी देकर उनमें इलेक्शन कराया जाए। मतलब कि यूनियन है, संघ था, यानी कि जो केंद्र था और राज्य के बीच में शक्तियों का क्लियर कट विभाजन कर दिया गया। पहली बार चुनाव कराया गया, प्रांतों में सरकारें बनी। तो प्रथम चुनाव जो हुए वो सन 1937 में हुए थे। और बाद में इन सरकारों ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ भारत को शामिल करने के लिए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के खिलाफ इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैच द फॉलोइंग्स हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटाज है। आगे देखते हैं। अब कुछ सत्य असत्य स्टेटमेंट्स हैं जिनको जरूर देखना चाहिए। पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार कि विभाजन के दौरान की भयावह घटनाओं के लिए विद्वान महाध्वंस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, महाध्वंस तो था ही। हिंदू महासभा का गठन 1906 में हुआ, ये तो असत्य स्टेटमेंट लग रहा है। 1906 में किसका हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का। सन 1937 में प्रांतीय विधान पालिकाओं के गठन के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग सफल रही, देखा नहीं गया ऐसा। सन 1946 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा सीट मिली, देखते हैं। कैबिनेट मिशन ने द्विस्तरीय महासंघ की स्थापना का सुझाव दिया। बंगाली मुसलमानों ने जिन्ना के द्विराष्ट्र को नकार दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे स्टेटमेंट है जिनको आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। तो आइए इसका अब देखिए, तो विभाजन के दौरान भयावह घटनाओं के लिए विद्वान महाध्वंस का शब्द का प्रयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। महाध्वंस शब्द का इस्तेमाल होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हिंदू महासभा का गठन सन 1906 में हुआ, तो ये तो असत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि हिंदू इसमें 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, हिंदू महासभा की नहीं हुई थी। सन 1937 में प्रांतीय विधान पालिकाओं के गठन के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग सफल रही, यह असत्य स्टेटमेंट है। इसलिए असत्य स्टेटमेंट है क्योंकि अगर मुस्लिम लीग, वहां पे कांग्रेस लगभग 8 स्टेट्स में विजयी रही और किसी भी प्रोविंस में मुस्लिम लीग को सरकार बनाने की सफलता नहीं मिली। हाँ, 109 सीटें के आसपास उसको मिली, लेकिन कहीं भी वो जो है सफल किसी स्टेट में नहीं हो पाई। और यहां तक कि वो संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, पर कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। और यहीं से तो और ज्यादा बीज बोने लगे वो दो राष्ट्र की, कि हम कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, मुसलमानों का हमेशा कांग्रेस पर आश्रित रहना पड़ेगा, और इस तरह की बातें वो विभाजन की करने लगे और वहां से वो बीज बोना शुरू कर दिया। हमने डिटेल में किया हुआ है वन शॉट रिवीजन में, जरूर वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगला है सन 1946 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा सीट मिली। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ ऐसा हुआ था। कैबिनेट मिशन ने द्विस्तरीय महासंघ की स्थापना का सुझाव दिया था, यह असत्य स्टेटमेंट है। और कैबिनेट मिशन ने जो है संविधान सभा की बात जरूर की थी। बंगाली मुसलमानों ने जिन्ना के द्विराष्ट्र को नकार दिया, सही बात है। और बाद में इसका असली आपको स्वरूप देखा भी जब बांग्लादेश का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ सत्य असत्य स्टेटमेंट है जो महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। अब कुछ क्वेश्चन जो हमने किए थे अभी, उसको वन लाइनर में भी रिवाइज करके कुछ नए क्वेश्चन ऐड करके एक बार और फैक्चुअली रिवीजन कर लेते हैं। भारत के विभाजन का मूल कारण क्या था? सांप्रदायिक भैरभाव। ठीक है, यानी कम्युनल डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। बांग्लादेश की स्थापना 1971। ठीक है, और ये पे 1971 में भारत पाकिस्तान का जंग भी हुआ। बांग्लादेश की स्थापना ने जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया? द्विराष्ट्र के सिद्धांत को, दो राष्ट्र के सिद्धांत को इस बांग्लादेश के निर्माण ने नकार दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ढाका, ईयर हमेशा ध्यान रखेंगे 1906। हिंदू महासभा की स्थापना सन 1915। और कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको ध्यान रखना है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहां बनाए गए? कब बनाए गए? सन 1909। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको बोलते हैं या सुधार बोलते हैं, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण, आगे देखते हैं। किसने खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया? गणेश वासुदेव जोशी। असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया? 1 अगस्त सन 1920। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कब तक चला था? 1922 तक चला था। ठीक है, कौन सा इसमें घटनाक्रम महत्वपूर्ण है? चौरी चौरा कांड, जिसके बाद इसको वापस ले लिया गया। भारत में इलवर्ट के विरुद्ध किस यूरोपीय संगठन ने आंदोलन चलाया था? यूरोपीय रक्षा संघ ने। इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी तथा उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला प्रथम जनजातीय नेता कौन था? जेंदो नांग। महत्वपूर्ण है। ये कुछ साथ साथ चलने वाले ऐसे प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं या कभी भी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के रूप में आ सकते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना किसका प्रमुख काम था? लाल कुर्ती आंदोलन। और इसको और क्या कहा गया? खुदाई खिदमतगार। बार बार मैं बोल रहा हूं तो आपको चीजें हमेशा दिमाग में बैठ जाएं और रिवाइज हो जाए। खिदमतगार। ठीक है, कौन चला रहा था? अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको और क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को। ठीक है, और इसको स्वीकृति 18 जुलाई को मिली 1947। और इससे क्या हुआ? भारत पाकिस्तान का विभाजन और देश अलग अलग। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था? कि 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे तब मुस्लिम लीग सरकार बनाना चाहती थी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं, तब से वो चिढ़ी हुई थी। 1939 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने सभी सरकारों से इस्तीफा दे दिया। इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस की अनुमति के बिना ही अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इस इस्तीफे से मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई और 22 दिसंबर 1939 को
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और अपना विभाजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे, महत्वपूर्ण है। और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहे थे। सर सैयद अहमद खां का महानतम लक्ष्य क्या था? आधुनिक शिक्षा की उन्नति करना। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाना चाहते। मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। देवबंद आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से था? बहावी आंदोलन। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो अलग राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र की बात है, ये सारी चीजें उसमें साथ साथ चल रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के दीर्घकालीन हितों के लिए हानिकारक मानने वाले नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी। महत्वपूर्ण है, इनको लगता था कि जो लंबे समय तक जो हित है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। और ये कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि माउंटबेटन के बाद ये बने थे। और इन्होंने एक पार्टी भी बाद में शुरू की, स्वराज पार्टी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस के आह्वान पर सबसे विभत्स नरसंहार कहां हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ। ठीक है, बहुत विभत्स नरसंहार हुआ था। 1920 और 1930 के दशक में कौन कौन से मुद्दे हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच तनाव का कारण बन रहे थे? अब ये अति लघु प्रश्न है जो आपको बहुत शॉर्ट में बताने हैं, बहुत छोटे में आंसर्स लिखने हैं और अपनी बात भी क्लियर करनी है। तो मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज को शुद्धि के प्रयास जैसे मुद्दों पर क्रोध आया। अब होता क्या था कि मुसलमान की जहां मस्जिद थी वहां पर गौरक्षा का आंदोलन, आर्य समाज का मंदिर, संगीत, ये सब होने लगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? 1923 के बाद मुसलमानों के तबलीग और तंजीम संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। मुसलमान क्या करते थे? तबलीगी जमात और तंजीम ये सब चलाते थे अपने प्रचार के लिए, और इधर हिंदू की तरफ ये से किया जा रहा था। ये दोनों जो चीजें चल रही थी, इन्होंने एक दूसरे के बीच में टेंशन या खाई क्रिएट करने का काम किया। आगे देखते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध बंटवारे की विरासत से गहरे तौर पर तय हो रहे हैं। इसके दो परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो अगर बंटवारे के बीच से गहरे जो है तय हो रहे हैं संबंध, ये कैसे हो रहा है ध्यान से समझिए। दो परिणाम इसके क्या निकले? दोनों ओर के कट्टरपंथियों के मन में एक दूसरे के प्रति सदा के लिए जहर भर गया। पाकिस्तान और भारत के कट्टरपंथी आज भी समय समय पर एक दूसरे के विरुद्ध कड़वी बातें करते रहते हैं। एक तो ये परिणाम निकला। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य बन गया। तो ये भी एक परिणाम निकला कि हमने ये माना कि एक ऐसा विभाजन ही इसलिए हुआ है कि धार्मिक आधार पर तो हम सभी धर्मों को बराबर मानेंगे, और उन्होंने इस्लामिक देश बनाया अपना। तो ये परिणाम देखने के लिए मिल रहा था। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी के अधिनियम के विरुद्ध भारतीयों ने अपना रोष कहां प्रकट किया, कैसे, क्यों प्रकट किया? तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय जनता ने इसका मजबूती से विरोध किया, क्योंकि भारतीयों को लगा कि जैसे उनको भावनाओं का गला घोटा जा रहा था। अतः उनके व्यापक रोष और विरोध को देखकर विवश होकर 1882 में लॉर्ड रिपन को यह क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। तो जो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें देसी भाषाओं में जो है खबर छापने पर कई तरह के प्रतिबंध थे, इसके खिलाफ ये बिल था, इसलिए इस पर रोष किया गया और उसको वापस भी लेना पड़ा। 1947 के अंत तक पंजाब में कानून व्यवस्था का नाश हो गया था। दो उदाहरण दीजिए। अब देखिए, 1947 के अंत तक की बात इसलिए चल रही है कि विभाजन वाली प्रक्रिया चल रही थी, खत्म हुई थी। तो कैसे कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी? तो पूरा अमृतसर जिला रक्तपात में डूबा हुआ था, परंतु अंग्रेज अफसरों को समझ नहीं पा रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। भारतीय सिपाही व पुलिस वाले हिंदू, मुसलमान अथवा सिख के रूप में आचरण करने लगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो भारतीय सिपाही थे या भारतीय जो लोग थे या भारत के जो काम करने वाले अफसर थे, उन्होंने भी धार्मिक आधार पर साइड लेना शुरू कर दिया या धार्मिक आधार पर जो है काम करना शुरू कर दिया। एक बहुत भयावह स्थिति बन रही थी। 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों के सांप्रदायिक राजनीति पर पड़े कोई दो प्रभाव लिखिए। अब देखिए, 1909 में क्या हुआ, यहीं से जब मैंने आपको दो तीन उदाहरण बताए थे कि कौन कौन से हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर दो तीन महत्वपूर्ण फेजेस आए थे, ठीक है, तो उसमें देखिए, अगर हम इसको फिर से एक समराइज करना चाहें, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जब विभाजन समझना है तो हिंदू मुस्लिम वाले परिप्रेक्ष्य को पूरे आजादी के समय समझना होगा। तो चलिए लेते एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाते हैं। अगर आप 1857 से शुरू करें तो 1857 में पहला स्वतंत्र आंदोलन चला, पहला स्वतंत्र आंदोलन
या स्वातंत्र आंदोलन जिसको कह सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, इसमें क्या, अगर हिंदू मुस्लिम के पक्ष से लेके चलिए, यहां लिख लीजिए हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक, तो अगर इस वाले की बात करेंगे तो व्याप्त थी। ठीक, यहां देखा गया कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और दौर आया, और वो आया 1905 बंग भंग, बंगाल का जब विभाजन हुआ, और इसी के साथ शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। तो अगर आप इसको नंबर 1 मान के चलें और इसको नंबर 2 मान के चलते हैं, ठीक है, तो यहां क्या हुआ, शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। यहां पर भी बहुत बड़ी रूप में क्या पाया गया, हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि अगर आप 1857 का पहला स्वतंत्र आंदोलन लिखें, उसके बाद से यहां पाया गया कि यह हिंदू मुस्लिम एकता क्या थी, व्याप्त थी। यहां से आप ये मान के चलिएगा कि हां पाई जा रही थी। दूसरा, यहां पे क्या पाया गया, बंग भंग, यहां भी व्याप्त थी, यानी एकता थी, आप कह सकते हैं एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी। तीसरे फेज में एक इंपॉर्टेंट क्या आया, यहां से कहानी शुरू हुई। क्या हुई, क्या था वो तीसरा फेज, ठीक है, कब आया, 1909 में। ठीक है, तीसरा फेज कब देखने के लिए मिला, एक सेकंड। ठीक है, तो 1909 में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। 1909 में क्या आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या प्रमुख रूप से बताया गया कि इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में यह बताया गया कि अब मुसलमानों के लिए एक क्या दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक, अब यहां से जो है ये जब आया कि 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, 1909 में, तो एकता कम होने लगी। ठीक, इसके बाद एक महत्वपूर्ण फेज क्या आया, इसके बाद एक महत्वपूर्ण फेज कब देखने के लिए मिला, वो महत्वपूर्ण फेज देखने के लिए मिला कब, 1916। ठीक, 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस। ठीक है, 1916 में हाँ क्या हुआ, 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। ठीक है, यह भी एक ऐसा फेस रहा जब एकता देखी गई, एकता पाई गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, पांचवा केस कब हुआ, 1920। क्या हुआ, महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। यहां भी क्या हुआ, एकता पाई गई, क्योंकि खिलाफत और असहयोग एक साथ जुड़ गया था, तो देखा गया कि बहुत हद तक एकता दोनों में दिखाई दे रही थी। ठीक, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, कुछ हद तक एकता थी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल भी एकता दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये कुछ ऐसे फेजेस थे, यानी 1920 तक देखा गया कि कुछ हद तक एकता दिखाई दे रही थी कहीं कहीं मामलों में, लेकिन ये जो 1909 का ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहां से पहली दरार पड़नी शुरू हो गई। ठीक, उसके बाद 1937 प्रांतीय चुनाव
ठीक, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, यहां क्या, यहां से क्या शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम दरार। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि यहां के जिन्ना ने यह बोला कि संयुक्त प्रांत में हम मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, और किसने मना कर दिया? कांग्रेस ने मना कर दिया, और भीषण दरार शुरू हुआ, फिर वो बट्टा चला गया। तो ये सारी चीजें यहां पर आई हैं कि 1909 में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया, इससे सांप्रदायिक राजनीति बढ़ने लगी, क्योंकि हिंदुओं को लगा कि उनको पृथक राजनीतिक क्षेत्र क्यों मिलना चाहिए, मुसलमानों को लगा कि हमको मिलना ही चाहिए। तो पृथक चुनाव क्षेत्रों के कारण मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था से राजनेता सांप्रदायिक नारे लगाकर अपना पक्ष मजबूत बनाने लगे। तो अब अलग जब इलेक्टोरेट क्षेत्र मिल गया कि वहां से अलग मुसलमान अपना चुन सकते हैं, तो सांप्रदायिक तरीके के नारे लगने लगे और इस तरह के अपनी सांप्रदायिक जीत का दावा भरने लगे। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया? अब ये भी हमने बताया कि 1937 में जो प्रांतीय इलेक्शंस हुए, उसका जब नतीजा आया तो वहां पर फिर क्यों एक तरह से कह सकते हैं आपकी कांग्रेस ने इंकार कर दिया। तो कांग्रेस ने इंकार इसलिए किया क्योंकि भाई उसको बहुमत मिल गया था। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत प्राप्त था। मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन कर रही थी, जबकि कांग्रेस इसे समाप्त करना चाहती थी। दोनों में बहुत भेदभाव था भाई। 1937 में एक तो संयुक्त प्रांत में ऑलरेडी बहुमत कांग्रेस को मिल गया था, तो फिर वो कैसे मुस्लिम लीग को सब समझौता करती। दूसरा, मुस्लिम लीग कहती थी कि सरकार बनेगी तो हम जमींदारी प्रथा का समर्थन करेंगे, और कांग्रेस उसको खत्म करना चाह रही थी। तो ये सारे विभेद थे, जिन विभेदों के कारण जो है एक नहीं हो पाए। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया? दो उदाहरण लिखिए, कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल घटनाएं थी जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो एक तो 1917 का रूसी क्रांति इसमें बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके अलावा और बहुत प्रमुख बातें थी। तो भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन इस बात से भी प्रभावित हुआ कि एशिया और दूसरे भागों में भी विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन सक्रिय हो रहे थे। अब ये देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की खास करके बात हो रही है कि एशिया के और कई देश थे जहां पे राष्ट्रवादी, और दुनिया के अलग अलग देशों में अपने आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कई जगह होम रूल की मांग भी चल रही थी, तो इससे भी प्रभावित थे। रूसी क्रांति, जैसा मैंने कहा 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है, और लेनिन वहां नेता थे, तो रूसी क्रांति के प्रभाव से भी राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत बल मिला। इस प्रकार जनता को लगा कि यदि निहत्थे किसान और मजदूर अपने यहाँ के अत्याचारियों के विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं, तो गुलाम राज्यों की जनता भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती है। तो अगर आप बोल्शेविक क्रांति 1917 का देखें तो वहां पर क्या हुआ, निहत्थे लोग थे, हथियार नहीं था, जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, शोषित वर्ग था, उन्होंने इसके खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ इस तरह की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख बात है जिन्होंने प्रेरित किया, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं प्रेरित कर रही थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि लीग की प्रमुख मांग पाकिस्तान का निर्माण का कहीं जिक्र नहीं था। सीधी सी बात है, क्रिप्स प्रस्ताव बोल रहे थे कि हम डोमिनेट स्टेटस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बोलती थी नहीं, पाकिस्तान दिखाओ। जब तक पाकिस्तान अलग बनाने की बात नहीं करोगे तब तक हम नहीं मानेंगे। और हुआ भी, जब तक माउंटबेटन प्लान नहीं आया, अलग पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं मिली, तब तक मुस्लिम लीग ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण बात है। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल का उत्तर पश्चिमी मुस्लिम राज्य से क्या आशय था? ठीक, सन 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद इकबाल ने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य को आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, शुरू में जो 1940 वगैरह के आसपास भी जो अधिवेशन चल रहे थे मुस्लिम लीग के, और 1930 की बात हो रही थी, मुस्लिम लीग ने शुरू में अलग पाकिस्तान नहीं बोला, उसने बोला कि अलग प्रांत दीजिए जिसमें हमारी अपनी ऑटोनॉमी हो। उनको लगता था कि एक हमारा अलग राज्य होना चाहिए जिसमें हमारा अपना दायरा हो, हमारे अपनी ऑटोनॉमी हो, हमारे अपना उसमें अधिकार चले। इस तरह की बातें बार बार कर रहे थे। ठीक है, और वो कहां था? वो था नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम राज्य, ऐसे बोल रहे थे वो, जो ऊपर का हिस्सा है। ठीक, परंतु उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भारतीय संघ के अंदर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक स्टेट अलग होना चाहिए, वो भारत का ही हिस्सा रहे लेकिन अलग राज्य बनकर रहे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए, अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के लिए किस प्रकार से एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई। तो अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के लिए, और जहां अंग्रेजी शिक्षा की बात आएगी, मैकाले पद्धति आप जरूर ध्यान रखेंगे, मैकाले पद्धति, और ये कब आई थी? 1835। ठीक है,
तो अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए क्या वरदान हुई कि अंग्रेजी भाषा ने भारतीयों के लिए नए साहित्य यानी लिटरेचर, गणित, विज्ञान और तकनीकी विषयों से संबंधित पुस्तकों और ज्ञान के द्वार खोल दिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय चेतना और प्रभुत्वता जगाने में योगदान दिया, क्योंकि दुनिया भर के जो इतिहास, दुनिया भर की जो क्रांतियां, वो सारी चीज उसमें पढ़ाई जा रही थी, तो एक नया चेतना जन्म ले रहा था। एक महत्वपूर्ण बात है। कैबिनेट मिशन को भारत में कब और क्यों भेजा गया? तो कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में निम्नलिखित उद्देश्य से भेजा गया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने के लिए कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग कर रही हो कितनी जायज है, इसका अध्ययन करिए। भारत के लिए एक उचित रूपरेखा सुझाने के लिए कि क्या भारत के लिए एक सही रूपरेखा हो सकती है, जो उनकी मांग है उस पर कितना अमल किया जा सकता है, ये सारी बातों के लिए उनको भेजा गया। ठीक है। विभाजन के दौर में स्त्रियों की इज्जत की रक्षा के लिए क्या किया गया? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो विभाजन के दौर में स्त्रियों की इज्जत की रक्षा के लिए निम्न कार्य किए गए। अनेक स्त्रियों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। कई लोगों ने अपने परिवार स्त्रियों को शत्रु के हाथ पड़ने से पहले स्वयं मार डाला। तो ऐसी भयावह स्थिति हुई कि जब हमने विभाजन वाला पूरा चैप्टर किया था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्मृति, अनुभव, क्या अनुभव है, सारे डिस्कस करना था। वन शॉट में मैंने हर चीज डिटेल में की है। प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में वन शॉट वीडियोस जरूर देख लीजिए। तो क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही थी? एक तो ये देखने के लिए मिला कि सम्मान की रक्षा के लिए लोगों ने सुसाइड कर लिए और कुछ लोगों ने अपने परिवार की स्त्रियों को स्वयं मार दिया। तो ऐसी भी भयंकर चीजें देखने के लिए मिल रही थी। सन 1945 में सत्ता हस्तांतरण की वार्ता जिन्ना की किन 2 मांगों के कारण टूट गई? तो सन 1945 में सत्ता हस्तांतरण की वार्ता जिन्ना की निम्न 2 मांगों के कारण टूट गई। क्या क्या था? जिन्ना का कहना था कि प्रस्तावित कार्यकारिणी सभा के लिए मुस्लिम सदस्यों के चुनाव का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को ही दिया जाए। देखिए अब इसमें क्या हुआ, जब ये बात आई, जैसे वेवल प्लान भी आया, तो उसमें बोला गया कि कुछ जो है, जो सेंट्रल कार्यकारिणी रहेगी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी रहेगी, उसमें आधा हिंदू आधा मुसलमान रहेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। तो मुस्लिम ने कहती थी कि जो मुस्लिम चुने जाएंगे जहां भी, वो हम चुनेंगे। जिन्ना सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था चाहते थे, कि जिन्होंने कहा था कि अगर जहां पर कोई हिंदू मुसलमान की बात आएगी और हम उसे रोक देंगे तो रुक जाएगा, वीटो मान लिया जाएगा। तो ये सारी एक तरफा मांगे थे, जिसके कारण बात नहीं बन पा रही थी। अब देखिए अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? यह किस प्रकार दृष्टि मिथ्या सिद्ध हुआ? जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते, उनके लिए अलग अलग राज्य होने चाहिए। परंतु धर्म आधारित सिद्धांत सन 71-72 में बांग्लादेश की स्थापना से मिथ्या सिद्ध हुआ। ठीक है, उनको लगा कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और उनको एक साथ एक राज्य में, एक राष्ट्र में रहना चाहिए। मगर जैसे ही बांग्लादेश ने विद्रोह कर दिया और अलग हो गया, तो उनकी इस भावना को ठेस पहुंचा और यह बात गलत साबित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं के अध्ययन में इतिहासकारों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी चूंकि ये जो विभाजन वाला पूरा चैप्टर है वो एक तरह से स्मृतियों पर, आत्मकथाओं पर लिखी हुई बातें हैं, कई सारी स्मृतियां और घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो इतिहासकारों के सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसकी बात की जा रही है। तो आत्मकथाओं के अध्ययन में इतिहासकारों के समक्ष आने वाली समस्याएं निम्न है। आत्मकथाएं लेखक अपनी स्मृति के आधार पर लिखता है, यानी मेमोरी बेस्ड होती हैं। लेखक जो बातें भूल गया होता है उसे वह अनदेखा कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो डालनी होती हैं, लेकिन राइटर उसको भूल गया होता है। आत्मकथा का लेखक प्रायः लोगों के सामने अपनी छवि स्वच्छ दिखने का प्रयास करता है, उसकी त्रुटियां इतिहासकारों से छिपी रह जाती हैं। तो बार बार ऐसा लगता है कि जो है अपनी 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 जो छवि है या जिस विचारधारा को वो मानता है उसको साफ दिखाना चाहता है, और बाकी चीजें, उसकी जो गलतियां वो छुपी रह जाती हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं। ये चूंकि इंपॉर्टेंट स्मृतियों वाला चैप्टर था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रेस ने किन 2 तरीकों से भारत में राष्ट्रीय जागृति को बढ़ाने में सहायता की थी? तो प्रेस ने निम्न 2 तरीकों से भारत में राष्ट्रीयता जागृति को बढ़ाने की सहायता की। प्रेस ने ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों और प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण को जनता के समक्ष खोल कर रख दिया। तो प्रेस ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार की जो जन विरोधी नीति थी, यानी लोगों के खिलाफ जो नीति बन रही थी, और प्रतिक्रिया दृष्टिकोण को जनता के समक्ष खोलकर रख दिया। प्रेस से सर्वसाधारण यानी आम जनता सचेत हो गया। आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा बलिदान की भावना से पूर्ण जनमत तैयार हो गया। यह संपूर्ण चमत्कार प्रेस का ही था। इसीलिए प्रेस पर जब भी प्रतिबंध लगाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात अभी हम कर रहे थे, तो जिस तरह के जब लगाए गए आरोप, तो ऐसा देखा गया कि इसका बहुत विरोध किया जाता था और प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। तो ये महत्वपूर्ण, जाहिर सी बात है कि उस जमाने में भी चल रहा था, जो इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रवादियों और सांप्रदायिकतावादियों की राजनीति में आधारभूत अंतर क्या है? तो एक थे राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाह रहे थे, और एक सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाह रहे थे। क्या अंतर है? हिंदुओं के मध्य हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के बीच अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रचार को बहुत बल मिला। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब कांग्रेस न्यूट्रल रहने का प्रयास कर रही थी, तो कभी हिंदू महासभा के तरफ से कुछ एक्सट्रीम बात हो रही थी, कभी मुस्लिम लीग की तरफ से एक्सट्रीम बात हो रही थी।
भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू एक अलग राष्ट्र है, यह कहकर हिंदू सांप्रदायिकवादियों ने मुस्लिम सांप्रदायिकवादियों की बात दोहराई। तो जैसे मान लीजिए मुस्लिम सांप्रदायिकता कहते थे कि हमें अलग देश चाहिए, हम केवल यहां मुसलमान रहेंगे, तो ऐसे ही इधर से कुछ सांप्रदायिक बातें हो रही थी कि हम केवल हिंदू लोग रहेंगे। तो ये सांप्रदायिक बातें दिखाई दे रही थी। अतः भारत में उन्होंने भी दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो मुस्लिम लीग तो खुल के कह रही थी दो राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जो ये कह रहे थे कि केवल हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने भी कहीं कहीं दो राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा अगले सवाल इंपॉर्टेंट। अब अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, उल्लेख कीजिए। तो क्या प्रभाव उसने डाला विभाजन में, अगर छोटे शब्दों में आपको लिखना है तो भारत का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 के कारण लाखों लोग उजड़ गए, बहुत से लोग शरणार्थी हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको रिफ्यूजी कहते हैं। उनको अपनी जिंदगी फिर से पूरी तरह नए तरीके और नए सिरे से बुननी पड़ी। ठीक है, यानी एक बहुत ही ड्रास्टिक परिवर्तन देखने के लिए मिला, एक ऐसी स्थिति देखने के लिए मिली जिससे लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, है ना। यानी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, खेती छोड़नी पड़ी, जानवरों को छोड़ना पड़ा, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ आपने देखा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसीलिए उसको महाविनाशक भी कहा गया। तो बहुत ही बुरा प्रभाव लोगों के जीवन में हुआ, ये आप इजिली लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन को कौन से दूरगामी प्रभाव पड़े, लिखिए। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके खिलाफ हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव पड़े। इससे भारतीय उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि इसमें आंदोलन चलाया गया कि हम ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद की चीजें उत्पादन करेंगे, खुद के इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, ये प्रयास किया गया। राष्ट्रीय काव्य, गद्य लेखन और पत्रकारिता का विकास हुआ। ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान खोले गए जहां साहित्यिक, तकनीकी या शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी ऐसी भी जगह खोली गई जहां पे लिटरेचर पढ़ाया जाता था या शारीरिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी स्वदेशी आंदोलन में। तो ये इसका दूरगामी परिणाम हुआ, या एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद में भी इसका बहुत अनोखा अनुभव हुआ। दूसरा, उस समय देखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत प्रगाढ़ता से दिखाई दे रही थी। अब अति लघु से थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऐसा कहना क्यों सही नहीं होगा कि बंटवारा सिर्फ सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव के कारण हुआ? यानी ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे थे इसलिए बंटवारा हुआ? स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, पृथक चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था में मुसलमान अपने चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को यह लालच रहता था कि वह सामुदायिक नगरों का प्रयोग करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तित्वों का लाभ पहुंचाएं। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का सक्रिय प्रयोग होने लगा। एक तो ये चल रहा था। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को बहुत मजबूत तथा गहरा बनाने लगी। अब धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच बढ़ रहे इन विरोध का कारण बन गई। यद्यपि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्र और सांप्रदायिक तनाव का बहुत प्रभाव पड़ा, तो भी हम इसे यह नहीं मानना चाहिए कि बंटवारा इन्हीं की देन है और उन्होंने बंटवारा कराया। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो सांप्रदायिक चीजें थी वो बंटवारा में बहुत हावी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हित थे ना, वो भी बंटवारे के लिए इंपॉर्टेंट थे। जो जिद अपनाई गई, जो ये कंडीशन रखा गया कि किसी हाल पर बंटवारा होना ही चाहिए, ये बहुत बड़ा कारण बन रही थी। और इसने ही जो फिर क्या हुआ, देश के बंटवारा के। तो सांप्रदायिक तनाव तो थे ही, पर केवल वही एक कारण था, ये कहना सही नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का फैसला किया, संक्षेप में लिखिए। सबसे पहला कार्रवाई प्रत्यक्ष कब हुआ? 16 अगस्त 1946। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसको अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं, उसमें क्या हुआ करता था कि सीधे सीधे मुस्लिम लीग कहती थी कि अब हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, हम जो है बदला लेंगे, और हम नारा लगाते थे लड़के रहेंगे, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। इस तरह की चीजें चल रही थी और सांप्रदायिक हिंसे हो रहे थे। तो 1906 ईस्वी में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना भी कर ली। फलस्वरूप 1940 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम भेदभाव इतना बढ़ गया कि मुसलमानों ने अपने लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लोग की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस इन्हें स्वीकार करती रही। कांग्रेस कहां स्वीकार की? सबसे पहले तो 1909 में उन्होंने सबसे पहले स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर देते हैं। तो इससे वो ब्लैकमेल हो रहे थे। 1916 के लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सांप्रदायिक चुनाव की प्रणाली को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की इस कमजोर नीति का लाभ उठाते हुए मुसलमानों ने देश के विभाजन की मांग आरंभ कर दी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। पाकिस्तान को मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई आरंभ कर दी, यानी डायरेक्ट एक्शन डे आरंभ कर दिया, जिससे सारे देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इन दंगों को सिर्फ भारत विभाजन द्वारा ही रोका जा सकता था और ऐसा ही करना पड़ा। ठीक है ना। तो शुरू में जब देखा गया कि बार बार मुस्लिम लोग को लगता था कि हमको आपस में मिलाने के लिए, हमको साथ लेके चलने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, हमारी किसी भी मांग को मान सकते हैं।
1909 का पृथक निर्वाचन वाला क्षेत्र, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन वाला जो मामला था, इसमें कांग्रेस ने मान भी लिया था। तो बार बार मुस्लिम लीग ब्लैकमेल करते थे इन चीजों को लेके, इसलिए फिर बाद में विभाजन जैसी त्रासदी झेलनी पड़ी। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के विभाजन का बंगाल और पंजाब पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करिए। जो भारत का विभाजन उसमें बंगाल और पंजाब पर क्या असर पड़ा? तो सबसे ज्यादा असर तो यही पड़ा, क्योंकि जो पंजाब था जिसकी राजधानी लाहौर थी, वो एरिया बट गया, पाकिस्तान में आधा चला गया, और बंगाल में भी जो बांग्लादेश आज आप देखते हैं वो पूरी पाकिस्तान के रूप में चला गया। तो भारत विभाजन के पश्चात देश के विभिन्न भागों से मुस्लिम परिवार वर्षों तक पाकिस्तान की ओर पलायन करते रहे। देश के दूसरे भागों की तुलना में बंगाल में यह पलायन अधिक लंबे समय तक चलता रहा। पंजाब, क्योंकि जो बंगाल का बॉर्डर था वो और ज्यादा थोड़ा ओपन था और वहां से बहुत बांग्लादेशी यहां आते रहे। बाद में वहां जब बंगालियों पर, हिंदू बंगालियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, वो भी भारत की तरफ भाग कर आए, ठीक है ना। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना स्पष्ट नहीं था। बहुत से बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान, जबकि बहुत से बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे, ऐसा देखने के लिए मिला। बहुत सारे मुसलमान जिनको जाना था कहां पर, बांग्लादेश के एरिया में, पूर्वी पाकिस्तान में, वो गए ही नहीं। और बहुत सारे हिंदू थे जो बांग्लादेश के एरिया में थे, वो भारत आए ही नहीं। तो बाद में आते जाते रहे, बहुत समस्या देखने के लिए मिली, ठीक है। अतः बंगाली मुसलमानों ने पहल की और इस सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया। इस प्रकार सन 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि धार्मिक एकता पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाई। यानी जिन्ना का जो ये सिद्धांत रहता था कि हम मुसलमानों के नाम पर अलग राष्ट्र बनाएंगे और हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, धार्मिक एकता रखनी पड़ेगी, तो ये चीज फेल हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नकार दिया। किसने? बांग्लादेश की स्थापना ने। तो ये महत्वपूर्ण है। विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में देखने को मिला। पश्चिमी पंजाब से लगभग सभी हिंदू और सिखों को भारत की ओर तथा लगभग सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर खदेड़ा गया। इधर से पाकिस्तान भेजा जा रहा था, उधर से इधर भेजा जा रहा था। यह सब कुछ सन 1946 से 1948 के बीच 2 साल तक हुआ। इस प्रक्रिया में भयंकर रक्तपात हुआ, अग्नि व लूटपाट की घटनाएं हुई। तो यह प्रभाव पड़ा किस पे? पंजाब और बंगाल पे। तो बंगाल वाले में आप क्या लिखेंगे कि बहुत सारे बंगाल में जो है बहुत सारे बंगाली मुसलमान वो बांग्लादेश ने, पूर्वी पाकिस्तान में नहीं गए। बहुत सारे हिंदू जो है वो भारत में नहीं आए, ठीक है। और बहुत ज्यादा दिन तक ये आदान प्रदान चलता रहा और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हुआ। अब पंजाब की स्थिति में यह हुआ कि बहुत सारे हिंदुओं को, सिखों को वहां से खदेड़ा गया और यहां से बहुत सारे मुसलमानों को खदेड़ा गया पंजाब, जो आज पंजाब का प्रांत एक पाकिस्तान में भी है वहां। तो यह महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता आ जाने के क्या परिणाम हुए? जब कम्युनल वायलेंस आ गया भारतीय राजनीति में, जिसको कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब कम्युनलिज्म आ गया भारत की राजनीति में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। मुसलमानों ने तबलीग और हिंदुओं ने शुद्धि आंदोलन चलाए। तो यह देखा जा रहा था बार बार, तो दोनों एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, खासकर एक तरफ हिंदू महासभा, एक तरफ मुस्लिम लीग। तो तबलीग और इस तरह की चीजें प्रचार मुसलमान अपने तरीके से कर रहे थे और शुद्धि मूवमेंट हिंदू की तरफ से चलाया जा रहा था। तो इससे बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा था। इस तरह सांप्रदायिकता की भावना ने राजनीति में प्रवेश किया, जिसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए। सन 1920 के बाद लीग कांग्रेस से अलग हो गई तथा उसने सरकार के समक्ष अपनी सांप्रदायिक मांगे रखी। सबसे पहले 1920 के बाद लीग ने क्या किया? वो अलग हो गई और अलग मांग रखी। इधर हिंदू महासभा ने उन प्रांतों को हिंदुओं के लिए विशेषाधिकार मांगे जहां अल्पसंख्यक थे। अब देखिए, मुस्लिम लीग अपना मांग रखती थी, हिंदू महासभा कहती थी कि जिन जगहों पर हिंदू कम हैं उनको कुछ अलग विशेषाधिकार मिले। इसी प्रकार के विशेषाधिकार मुसलमानों ने भी मांगना प्रारंभ कर दिया। तो यह तनाव की स्थिति एक तो बन रही थी पहली। दूसरी, सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में बाधा आने लगी। बार बार गांधी प्रयास कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, पर यह हो नहीं पा रहा था। अनेक दल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के उद्देश्य को छोड़कर स्वयं के संप्रदाय के विषय में सोचने लगे। उनका देश की समस्याओं तथा निर्धनता से कोई संबंध न रहा। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो दिखाई पड़ रहे थे, वो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन रहे थे। देश के विभिन्न भागों में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए और दंगों के कारण अंग्रेजों को बल मिला तथा राष्ट्रीय हित में कमी आई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब कम्युनलिज्म आ गया, जब सांप्रदायिकता आ गई, तो दंगे, फसाद, लूटपाट, राष्ट्रीय एकता की कमी ये दिखाई दे रही थी। गांधी जी ने इन दंगों के विरोध में अनशन भी किया, परंतु फिर भी सांप्रदायिकता के विषैले रूप में राष्ट्रीयता के महत्व को हिलाकर रख दिया। तो बार बार यहां तक कि जब विभाजन चल रहा था उस समय भी गांधी अनशन कर रहे थे कि आप विभाजन मत करिए, दंगे मत करिए, पर इसका असर हो नहीं रहा था।
तत्कालीन वायसराय ने कांग्रेसी नेताओं को सांप्रदायिक दंगों से बचाने के लिए विभाजन की योजना को स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिया। इस प्रकार सन 1947 में देश का विभाजन हो गया। तो अगर अल्टीमेट आप प्रभाव देखें कि कम्युनिज्म या सांप्रदायिकता का क्या प्रभाव, तो यह पड़ा कि देश का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, लूटपाट, दंगे, तनाव, ये सारी स्थितियां ये देश में आने लगी, राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, ये सारी चीजें आने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या कारण थे? इसकी स्थापना में अंग्रेजों की विभाजन और शासन करों की नीति क्या योगदान थी? यानी डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का चल रहा था वो क्या था? ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की उन्होंने? 1906 में। और देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में, अच्छा बंगाल का विभाजन भी इसलिए किया गया था कि हिंदू मुस्लिम में दरार डाला जाए, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। लेकिन उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत प्रखर रूप से देखी गई। इस बात से डर हो गया था अंग्रेजों को कि अगर ये एकता ऐसे ही बनी रही तो हमारे शासन के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए उनका ये लक्ष्य था कि किसी तरह से दरार डाली जाए। तो उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग एक बनवाया कि मुस्लिम लीग कहेगी कि हम मुसलमानों के प्रतिनिधित्व हैं और जो अंग्रेजों को सूट करेगा मुस्लिम लीग वही लैंग्वेज बोलेगी। ऐसा हो रहा था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना के मुख्य कारण है उच्च वर्ग के मुसलमान अभी तक यह नहीं भूले थे कि मुसलमानों ने वर्षों तक भारत पर शासन किया है, परंतु अंग्रेजी शासनकाल में उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। जाहिर सी बात है, जब से दिल्ली सल्तनत बना 13वीं शताब्दी से ही, ठीक है, मध्यकालीन पूरा रहा, वो पूरा मुसलमानों का शासन रहा, मुगल वंश रहा पूरा, है ना। तो जो उच्च मुसलमान वर्ग थे, जो मुगल काल में पले बढ़े और बड़े हो गए थे, चौधरी हो गए थे, उनको लगता था कि बहुत दिनों तक मुसलमान का शासन रह रहा है, अंग्रेजों के वैसे वो शासन चला गया है। वे अपनी संस्था स्थापित करके फिर से प्रभावशाली स्थान प्राप्त करना चाहते थे। अलीगढ़ के मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के मुस्लिमों को अंग्रेज प्रिंसिपल हिंदुओं के विरुद्ध भड़काते रहते थे। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना तो वहां हिंदू मुस्लिम ये दंगे चल रहे थे, ये विचार चलते रहते थे। अंग्रेजों की विभाजन एवं शासन करों की नीति का क्या योगदान रहा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना में अंग्रेजों का विभाजन और शासन करों की नीति का भी मुख्य योगदान था। इस नीति पर चलते हुए उन्होंने मुसलमानों की हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया और सबसे पहला प्रयास 1909 में किया गया। जब क्या किया गया? एक सेपरेट इलेक्टोरेट या अधिक यानी अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक हिंदू संस्था है और वह मुस्लिम क्षेत्रों के विषय में नहीं सोच सकती। बार बार बताया गया। फिर यह बात 1939 में भी फिर कही गई, जब 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन हुए और मुस्लिम लीग को कोई सफलता नहीं मिली और संयुक्त प्रांत में भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो बार बार ये मुस्लिम लीग ने कहा कि देखिए, आप मुसलमानों का भला जो है वो कांग्रेस के संरक्षण में नहीं हो सकता। वो बार बार आपको यूज एंड थ्रो करेंगे, वो आपके हितों को कभी नहीं सोचेंगे, है ना। आपको हर बात के लिए कांग्रेस को झंडे को मानना पड़ेगा, हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, भारत के झंडे जो है वो जो कांग्रेस का झंडा है वो देश का झंडा बन जाएगा। इस तरह की चीजें भड़काने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों की यह नीति सफल रही तथा मुसलमानों ने अपनी एक अलग संस्था का निर्णय किया। यह संस्था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग के रूप में अस्तित्व में आई। तो ये जो अंग्रेजों का विभाजन और शासन करों की नीति है, इसी के वजह से मुस्लिम लीग का क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं आपकी गठन भी हुआ। अब अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते से संबंधित 2-3 चीजें ध्यान हमेशा याद रखेंगे। 1916 में हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ? नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ कि ठीक है, तिलक की वापसी हुई। एनी बेसेंट इस समय थोड़ी सक्रिय थी। तो सन 1916 का लखनऊ समझौता राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण था? इसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी दल तथा गरमपंथी दल फिर से एक हो गए, ठीक है। 1907 में वो दोनों अलग हो गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता की स्थापना, वो दोनों एक हो गए थे। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस और लीग ने अपनी कुछ मांगे मिलकर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। और मांगे क्या थी? विधायी परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। विधायी परिषद यानी जो वायसराय थे और उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी थी जो नियम कानून बनाती थी, दोनों ने मिलकर कहा कि उसमें कुछ इलेक्शन के द्वारा आने चाहिए, डायरेक्ट आप अपॉइंट मत करिए। इन परिषदों को पहले से अधिक शक्तियां दी जाए, वायसराय की कार्यकारिणी में आधे सदस्य भारतीय किए जाए, ऐसा कहा गया। ये 2-3 मांगे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर की थी और उसके ये सारी चीजें चल रही थी। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म भी आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि मार्च सन 1947 के बाद की उथल पुथल के बीच गांधी जी के द्वारा लोगों में सांप्रदायिक सद्भावना बहाल करने के प्रयत्न रंग लाने लगे।
इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो मार्च सन 1947 से लगभग 1 साल तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। साल के अंत तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला रक्तपात में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि वह स्थिति को कैसे संभाला जाए। भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। इससे सांप्रदायिक तनाव और अधिक बढ़ गया था। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण रूप से चल रहा था। सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए गांधी जी आगे आए और उनके प्रयत्न रंग लाने लगे। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, जो अभी बांग्लादेश है, से बिहार के गांव में और उसके बाद कलकत्ता और दिल्ली के दंगाग्रस्त प्रदेशों की यात्रा पर निकल पड़े। उनका प्रयास था कि कोई रक्तपात न हो। हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू अथवा मुसलमानों की दिलासा दी और लोगों को लगने लगा कि हमको बचाएंगे। कहीं कहीं जो ये सांप्रदायिक हिंसे है थोड़े रुके भी, तो ये सद्भावना रंग ला रही थी, लेकिन पूरी तरह वो सफल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस तरह का है कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए गांधी जी के क्या स्टेप्स है, तो आप इसमें प्रमुखता से लिखेंगे कि वो नोआखली, जो अभी बांग्लादेश है, वहां के हिंसा के जगहों पर जाके रुक रहे थे, बिहार में जाके रुक रहे थे, दिल्ली में चले गए थे रुकने के लिए। अगला प्रश्न है कि निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के विषय में क्या पता चलता है? स्रोत सरकारी ब्यौरों से किस तरह भिन्न होते हैं? तो ये डेटा की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर आपने विभाजन वाला पढ़ा था, इसमें स्मृति अनुभव इंपॉर्टेंट था, तो इसकी बात की जा रही थी। निजी पत्रों तथा आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में केवल उन्हीं तथ्यों का पता चलता है जो वह उजागर करना चाहता है। यह भी संभव है कि वे तथ्य सत्य भी न हो। इसके अतिरिक्त हम उन तथ्यों के बारे में भी नहीं जान पाते जिन्हें लेखक छिपाना चाहता है। फिर भी ये स्रोत सरकारी ब्यौरों से दो प्रकार भिन्न है। पहला, इनकी भाषा इस बात से निश्चित होती है कि एक दिन इन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जब लोग अपना निजी लेख लिखते हैं तो बहुत खुलकर नहीं बताते। उनको लगता है यार एक दिन ये प्रकाशित होगा तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमारे खिलाफ बात जा सकती है। इसके विपरीत जो सरकारी ब्यौरों की भाषा सरकार द्वारा निश्चित होती है। जो सरकारी ब्यौरे होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो लैंग्वेज चाहती है, जो चीजें चाहती है, वही आती हैं। ये ब्यौरे गोपनीय भी होते हैं, जिन्हें कोई ना कोई देख सकता था, कोई नहीं देख सकता था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों स्रोतों में जो जरूरी है। निजी पत्रों में प्रायः यह बताया जाता है कि जनता की कठिनाइयों के लिए सरकार कहां जिम्मेदार है। दूसरी ओर सरकारी ब्यौरों में किसी घटना अथवा दंगे आदि के लिए लोगों तथा उनके नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लेती। जाहिर सी बात है, जो निजी पत्र होंगे उसमें बताया जाएगा कौन जिम्मेदार था, सरकार की बात की जाएगी, लेकिन जो सरकारी स्रोत है हमेशा सरकार को सही दिखाएंगे, है ना। जैसे दक्कन दंगा आयोग जो 1878 में, ठीक है ना, दक्कन दंगा आयोग जो बना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स की कोई गलती नहीं है, साहूकारों को वैसे दंगा हुआ है। तो इस तरह के स्रोतों से ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार की असफलता का क्या कारण था? तो अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दलों को साथ साथ कार्य करने का अवसर मिला। अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, परंतु लीग कांग्रेस के हर कार्य को करने में रोड़ा अटका देती थी। फलस्वरूप देश में रचनात्मक कार्य किए जाने की बजाय सांप्रदायिकता पर आधारित रक्तपात और लूटमार में बेहुदा कार्य हुए। ऐसे परिणामों को देखकर कांग्रेस ने यह पूरी तरह निर्णय कर लिया कि लीग के साथ मिलकर कार्य करने से देश का विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने एक आवश्यक बुराई के रूप में भारत विभाजन स्वीकार कर लिया। यह महत्वपूर्ण बात है। जब 1946 आया, इंटरिम सरकारें चल रही थी, वहां पर साथ मिलकर सरकार चलाना था। ये लोग सरकार चलाने में कई सहयोगी नहीं कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे बुला रहे थे, उससे बहुत ज्यादा रक्तपात हो रहा था, हिंसा हो रही थी। माने किसी तरीके से कोऑपरेट करना या देश में सामंजस्य बनाना यह उचित नहीं हो रहा था। और ये बात फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी समझाई और उनको भी समझ में आया कि भाई ये बार बार इस तरह की समस्या करते रहेंगे, कभी देश में शांति नहीं आने देंगे, विकास की स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मजबूरी में ही सही हमें विभाजन को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस ने भारत विभाजन को किस उद्देश्य से स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने सांप्रदायिक दंगों के भय से मुक्ति, ठीक, यह विभाजन स्वीकार किया। यह भय उन्हें लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन ने दिखाया था। परंतु क्या कांग्रेस गवर्नर जनरल की बात मानने की बजाय उस पर यह दबाव नहीं डाल सकती थी कि इन दंगों के खलनायकों को कुचला जाए? ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ये कि हमने दबाव में स्वीकार कर लिया कि भाई विभाजन होना चाहिए। ऐसा भी तो कर सकते थे कि दंगे जो करवा रहे हैं उनको आप कुचलिए, उनको पकड़िए। ब्रिटिश सरकार यदि असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जबरदस्त जन आंदोलन कुचल सकती थी, तो क्या वो सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले कुछ एक लोगों को नहीं कुचल सकती थी? यदि ऐसा हो जाता तो भारत विभाजन अवश्य ही टल सकता था। ये एक क्या है, दृष्टिकोण है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए।
अगला प्रश्न है कि गांधी जी दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने कब गए, उन्होंने वहां क्या देखा, उनकी प्रतिक्रियाओं तथा दूसरी प्रतिक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का ही नाम है कि भारत विभाजन को समझना, स्मृति और अनुभव। तो जो जो अनुभव हुए, जो जो मेमोरीज थी, उन पर डिस्कस करके क्वेश्चन बना सकते हैं, आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो 28 नवंबर सन 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी सिखों की सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान चलता फिरता नजर नहीं आ रहा था। शाम को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी बहुत समय तक यही रहे और इस सोच से तंग आकर कि मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ दिया जाए, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन में उनके साथ पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थी भी शामिल थे। मौलाना आजाद ने लिखा कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर ये चांदनी चौक कभी मुसलमानों का डेरा था और यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। ये बहुत ही क्या है, सदमे की बात है। अगला प्रश्न है कि सन 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए जिनका उसे सामना करना पड़ा। अब जो विभाजन के समय सामना समस्याएं जो करनी पड़ रही थी वो देखिए, ठीक है। तो प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण, सन 1947 में भारत के सामने समस्याओं का पर्वत खड़ा था। इनमें सबसे अधिक गंभीर समस्या थी शरणार्थी लोगों की रहने की समस्या, ठीक है। कौन सी समस्या सबसे महत्वपूर्ण थी? शरणार्थी लोगों की समस्या, ये महत्वपूर्ण है, शरणार्थी, ठीक। अच्छा, उनके खाने का प्रबंध, लाखों की संख्या में हिंदू घर द्वार छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके रोजगार की गंभीर समस्या, भारत की आर्थिक दशा इतनी कमजोर थी कि वह अंग्रेजों द्वारा बिगड़ी हुई कृषि व्यवस्था को इतनी तेजी से नहीं सुधार सकती थी कि सभी लोगों के लिए अनाज प्रबंध कर सके। यानी अगर आप एक क्रक्स देखना चाहें तो उस समय एक समस्या थी जो सबसे प्रमुख रूप से दिखाई दे रही थी कि तुरंत बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारा की वजह से एक समस्या दिखाई दे रही थी, वो शरणार्थी, ठीक है ना, ठीक है। शरणार्थी की समस्या, आर्थिक समस्या, कृषि एवं रोजगार की समस्या, ठीक है। ये सारी प्रमुख चीजें उस समय देखने के लिए मिल रही थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। खाद्यान्न संकट एक तो था ही, अनाज की समस्या, कृषि से संबंधित है भी। ये सारी समस्याएं उस समय क्या है, आजाद भारत में देखने के लिए मिल रही थी, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। देश में शांति व्यवस्था कायम करना भी जरूरी था जिससे लोगों में सद्भावना उत्पन्न हो, क्योंकि लोग सांप्रदायिकता से बुरी तरह प्रभावित हो। तो अन्य समस्याओं में एक समस्या ये भी क्या थी, सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिकता। देशी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, बड़ी गंभीर थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्र करते हुए स्पष्ट कहा था कि वे चाहे तो पाकिस्तान में मिले अथवा भारत में, अतः उन पर कोई बाहरी दबाव नहीं डाला जाएगा। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे भारत के अंदरूनी भागों में भी देशी राज्य थे, उनकी पाकिस्तान से मिलने की इच्छा देखकर भारत के नेताओं को चिंता हुई, अतः सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष ने इस समस्या की समाधान बड़ी तत्परता से किया। यानी अगर इसको थोड़ा सा हम और शॉर्ट करना चाहें या इसको समराइज करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आजादी के समय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजादी या विभाजन के समय की समस्या। मैं इसलिए हेडिंग्स आपको साथ में बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। तो आप एक समस्या आप लिख सकते हैं कि शरणार्थी की समस्या, ठीक है, शरणार्थी की समस्या, ठीक है। दूसरा, आर्थिक एवं कृषि, ब्रैकेट में अनाज भी लिख सकते हैं आप, अनाज की समस्या, इसमें रोजगार वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिक माहौल की समस्या, देश में आगजनी, लूटमार, हत्या ये सब चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा क्या था,
राज्यों के पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन, ठीक है, या एकीकरण की समस्या। अब देखिए, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आजादी के समय बहुत प्रमुखता से हावी थे, जो दूसरे देश से आए। मैंने अभी बताया ना, अभी हमने देखा था कि कैसे पंजाब में, वहां से पाकिस्तान में से हिंदू और सिख आ रहे थे, इधर बांग्लादेश से लोग कुछ अंदर आ रहे थे, तो ये शरणार्थी आके रह रहे थे, उनको देखभाल करना, उनको खाने के लिए अनाज देना, घर देना दिक्कत थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे थी, कृषि में वो अनाज और उत्पादन था नहीं, बहुत बड़ी समस्या थी। सांप्रदायिक माहौल की हम बात कर ही रहे हैं। और राज्यों का पुनर्गठन, जब देश आजाद हुआ तो ये बोला गया कि जो अलग अलग रजवाड़े हैं वो चाहे तो भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग रहना चाहते थे। निजाम चाहता नहीं था भारत में शामिल हो, पाकिस्तान जाना चाह रहा था, जूनागढ़ का नवाब भी यही कह रहा था। फिर कश्मीर का समस्या, तो ये सारी चीजों को भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने बहुत दृढ़ता से उसको डील किया और भारत का पुनर्गठन हुआ, भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बातें आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर होनी चाहिए कि क्या कंडीशन उस समय थी। ये कंडीशंस को हम लेके चलते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन की योजना का विस्तृत विवरण कीजिए। कैबिनेट मिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा का इसी ने क्या किया, एक तरह से रिकमेंडेशन किया था। तो द्वितीय महायुद्ध कब से कब तक चल रहा था? 1939 से 45 तक। तो द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री का पद सर क्लेमेंट एटली ने संभाला और ये लेबर पार्टी हमेशा चाहती थी कि भारत को आजाद किया जाए। उन्हें भारतीयों से सहानुभूति थी और वे भारतीय समस्या का समाधान अति शीघ्र कर देना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने भारत में एक मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। इस मिशन को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। मंत्रियों का एक मिशन मार्च 1946 में आया और उन्होंने 472 भारतीय नेताओं से भारतीय समस्या पर विचार विमर्श किया और 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। ठीक है, और इस महत्वपूर्ण योजना में क्या क्या चीजें शामिल थी कि भारत को क्या किया जाएगा, भारत को आजाद किया जाएगा। और काफी चीजें, भारत को आजाद नहीं, इसमें पूर्ण आजादी की बात नहीं थी, कुछ चीजें पे मामला अटक रहा था और इसमें संविधान सभा की विशेष बात थी। भारत को एक संघ मान लिया जाएगा, यूनियन। इसमें भारत के सभी प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। संघ की एक अपनी कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका होगी जिसे प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। देशी रियासतों के पास विषय रहेंगे जो संघ को नहीं दिए जाएंगे। प्रांतों को परस्पर ग्रुप बनाने का अधिकार होगा ताकि वे सामूहिक विषयों को निश्चित कर सकें। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 होगी जो जनसंख्या के आधार पर थी। इनका बंटवारा प्रांतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे जो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में लाए गए थे। अब देखिए, इसमें कई सारी दिलचस्प बातें थी। एक तो संविधान सभा वाली बात आ गई, दूसरा इन्होंने सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन होता है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर या सत्ता का विभाजन होता है, इसकी भी बात कर दी गई थी। इसके अलावा उसमें जितनी जनसंख्या थी 38 करोड़ के आसपास, उस हिसाब से उन्होंने उतने मेंबर्स चुन लिए थे कि संविधान सभा में होंगे। इस 389 में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो चुने हुए थे, कुछ रजवाड़ों से थे और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी थे। 292 और 93 रजवाड़ों के और 4 मेंबर्स केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि प्रांतों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे कि एक हिंदू बाहुल्य ग्रुप वाला, एक मुस्लिम बाहुल्य ग्रुप वाला, एक ऐसा ग्रुप जो जैसे बंगाल था जहां हिंदू मुसलमान दोनों बराबर रह रहे हों। ठीक है, तो उन ग्रुपों को फिर मुस्लिम लीग अलग उनके लिए अधिकार मांगने लगी। तो इस तरह की कई प्रावधान कैबिनेट मिशन ने किए थे। हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी वाला जो चैप्टर है और विभाजन वाले में भी। प्लीज प्ले लिस्ट में जाके उनको डिटेल में ये चीजें समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन की कुछ महत्वपूर्ण क्या थी, रिकमेंडेशंस थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान नहीं दिए जाएंगे। नवीन संविधान बनाने तक भारत में एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी। इसमें सभी दलों को कुल मिलाकर 14 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट वाली भी बात थी, ठीक है, जो चल रही थी। अब अगला प्रश्न, अच्छा उसमें दिक्कतें क्या हुई थी? उसमें चूंकि एरिया का डिवीजन था, स्टेट्स का डिवीजन था, तो भारत को एक विभाजन जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी, इसलिए कांग्रेस ने स्थापित नहीं किया। और अलग देश की बात नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग नहीं माना। भारत के विभाजन के काल में आम लोगों के दर्दनाक अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो भारत के विभाजन के काल में आम लोगों के दर्दनाक अनुभवों का वर्णन निम्न प्रकार है। बंटवारे के दौरान चारों ओर हिंसा व्याप्त थी। इसमें लाखों लोग मारे गए तथा बेघर हो गए। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सरहद के इस पार अथवा उस पार जाना पड़ा। लोग अपनी जड़ों, मकानों, खेतों, कारोबार से वंचित हो गए। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से दूर होकर लोगों को दोबारा अपनी स्थिति ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
तो ये एक महत्वपूर्ण बात देखी गई कि जो विभाजन काल में पूरी तरह से हिंसा हो रही थी, पूरी तरह से लोगों को अपने घर मकान खेत छोड़कर जाने पड़े, बहुत दर्दनाक स्थिति देखने के लिए मिल रही थी। बंटवारे के दौरान यह डर भी था कि औरतों की इज्जत नापाक हो सकती है, अतः औरतों को मार डाला गया। उदाहरण, रावलपिंडी जिले में धुआं खालसा गांव में 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की अपेक्षा अपने मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। विभाजन के समय को 16 ग्रह का गृहयुद्ध कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सरहद के दोनों ओर लोगों का सफाया कराने का काम जारी था। लोगों ने इस घटना को मार्शल लॉ, मारामारी और रौला अथवा हुल्लड़ की संज्ञा दी थी। ये सारे नाम दिए जा रहे थे कि हुल्लड़ हो रहा है, मारामारी हो रही है, ठीक है, मार्शल लॉ लगाया है। कुछ विद्वानों ने इस महाध्वंस को, जिसे होलोकास्ट कहा जाता है, कहा जो इसे सामूहिक जनसंहार की भयानकता को प्रदर्शित करती है। तो होलोकास्ट महाध्वंस क्या है? जब सामूहिक नरसंहार हो, इस तरह की स्थिति विभाजन में देखी जा रही थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुभवों की बात इस चैप्टर में की गई है, तो अनुभव पूछे जा सकते हैं। तो आप ये अनुभव लिख सकते हैं कि ये चीजें देखी जा रही थी। अब थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स की तरफ आते हैं। तो सन 1937 के प्रांतीय चुनावों ने भारत विभाजन की भूमिका किस प्रकार तैयार की, अथवा सन 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव तथा उसके परिणामों और प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब देखिए, सन 1937 में पहली बार प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए चुनाव कराए गए। इन चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों को प्राप्त था। हमने अभी चर्चा की थी कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें काफी सुधार किए गए थे। ये इतना ज्यादा ये एक तरह से कह सकते हैं कि सुधार वाला या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें थी कि भारत के संविधान में बहुत मेजर चीजें यहां से ली गई हैं, है ना। और यहाँ पर पहली बार केंद्र और राज्यों का स्पष्ट विभाजन शक्तियों का देखा गया। ये सारी चीजें हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने इलेक्शन में भाग लिया और उसको बहुत अच्छी सफलता भी मिली थी। इन चुनाव में कांग्रेस के लिए परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 7 में अपनी सरकार बनाई। परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा पाई। इसे उस चुनाव में कुल मुस्लिम मतों का केवल 4-4% भाग ही प्राप्त हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब की आरक्षित 84 सीटों में केवल 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से केवल 3। यानी आप देखें तो चुनावी रूप से मुस्लिम लीग कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसीलिए वहां से और उग्र हो गई। उसे लगा कि भाई हम तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमेशा हमें कांग्रेस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उन्होंने भड़काना शुरू किया कि अगर आप लोगों ने अलग अलग देश की मांग नहीं की या अपने लिए अलग राज्य की मांग नहीं की, तो हमेशा कांग्रेस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, कांग्रेस आपका यूज करेगी। और उन्होंने कहा कि हम लड़के रहेंगे, लेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये सारी चीजें शुरू हुई। उनका लाहौर अधिवेशन 1940 में आया और वहां से चीजें आने लगी। प्रभाव क्या हुआ? संयुक्त प्रांत जो अभी उत्तर प्रदेश है, इसे मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि इससे लीग के सदस्यों में यह बात घर कर गई कि यदि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में सत्ता कभी नहीं आ पाएगी। महत्वपूर्ण बात है, मुस्लिम लीग की कहीं चल ही नहीं रही थी। उसको लगा कि हम मुसलमानों के नाम पर वोट मांगेंगे और पूरा हम जीत जाएंगे, पर वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कोई मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है, परंतु जिन्ना की यह जिद थी कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को स्वीकार थी। मुस्लिम लीग बार बार बोलती थी कि हम ही मुसलमानों के प्रवक्ता होंगे। उदाहरण देखिए, जब वेवल योजना आई और शिमला सम्मेलन हुआ, तो वेवल ने यह बोला कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहेगा, इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि जो केंद्रीय कार्यकारिणी रहेगी या मंत्रिमंडल, उसने बोला कि इसमें एक वाइसराय होंगे, एक सेनाध्यक्ष होंगे, बस इतने लोग अंग्रेज रहेंगे। बाकी 1/2 मंत्री हिंदू, 1/2 मंत्री मुसलमान। अब देखिए, उन्होंने कहा कि बाकी सारे मंत्री हिंदू भारतीय रहेंगे, जिसमें आधा हिंदू आधा मुसलमान रहेंगे। लेकिन जिन्ना कहते थे कि जितने भी मुसलमान चुने जाएंगे वो हम चुनेंगे। यानी मुसलमानों के प्रवक्ता केवल जिन्ना बन के रहना चाहते थे, मुस्लिम लीग बन के रहना चाहती थी। ये चीज ठीक नहीं हो पा रही थी। मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु बंगाल में अभी भी उसका सामाजिक आधार काफी कमजोर था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी आप पंजाब के ऊपर जो आप कश्मीर वाला पूरा इलाका वहां तक देखते हैं, जो चला गया पाकिस्तान में। कश्मीर तो पूरा हमारा है, पीओके वाला जो थोड़ा इलाका है, और जो पंजाब से ऊपर का इलाका था वो क्या था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, वो पंजाब में तो न के बराबर था। आश्चर्य की बात है कि 10 साल बाद इन्हीं सब प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। तो जहां मुस्लिम लीग का कोई आधार ही नहीं था, वही एरिया लेके उन्होंने पाकिस्तान बना लिया।
कांग्रेसी मंत्रालयों ने भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की खाई को गहरा कर दिया। उसने गठबंधन सरकार बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन कर रही थी, ठीक है, और संयुक्त प्रांत में चाहती थी कि वो सरकार कांग्रेस के साथ बना ले, लेकिन ऑलरेडी कांग्रेस को बहुमत मिला हुआ था। इसके अलावा जो जमींदारी प्रथा वाला मुद्दा था उस पर दोनों अलग थे। जमींदारी प्रथा लीग कहती थी हम समर्थन करेंगे, कांग्रेस उसको हटाना चाहती थी, तो यहां उनकी दाल नहीं गली। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और भूस्वामी तो चिंता में ही पड़ गए तथा कांग्रेस भी मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। तो यह भी एक प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है ना। 30 के दशक में कांग्रेसी नेता धर्मनिरपेक्षता पर अधिक बल देने लगे, परंतु कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक इन विचारों पर पूरी तरह सहमति नहीं थी। एक बात यह भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस में भी हर नेता ये नहीं सोच रहा था कि धर्मनिरपेक्षता हो, कुछ लोगों को लग रहा था कि हिंदुत्व की भी बात करनी चाहिए। हिंदू महासभा और आरएसएस की शक्ति बढ़ती जा रही थी। आरएसएस कब बनी, हिंदू महासभा कब बनी, 1915। आरएसएस कब बनी, 1925, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसने नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में अपना प्रभाव बना लिया था। देश का ऐसा सांप्रदायिक वातावरण विभाजन की ओर ही संकेत कर रहा था, ठीक है ना, भावी विभाजन की ओर ही संकेत कर रहा था कि अब विभाजन होने वाला है। तो ये चीजें चल रही थी जो ये प्रभाव देखे जा रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सन 1930 और 1940 के दशक में सांप्रदायिकता के विकास की विवेचना कीजिए कि कैसे इन दोनों दशकों में सांप्रदायिकता चल रहा था। तो सन 1930 और 1940 के दशक में देश में अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक तत्व तेजी से बढ़ रहे थे। देखिए आप ये ध्यान से देखिए तो 1930 का जो दशक था उस दशक में हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। ये जो प्रयास असहयोग आंदोलन के बाद किया गया वो कभी एक हो नहीं पा रहा था। इसके अलावा 1937 का आप इलेक्शन अगर देखें तो उसमें मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम तो पाकिस्तान लेना है, ऐसा करना है। 1940 का लाहौर सेशन जो मुस्लिम लीग का था उसमें अलग स्वायत्त राज्य की मांग मुसलमानों के लिए होने लगी और 1945-46 आते आते अलग पाकिस्तान की मांग होने लगी। तो सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ रही थी, डायरेक्ट एक्शन डे आ रहा था। यह बात राष्ट्रवादी आंदोलन की एकता के लिए खतरा बन गई। यद्यपि इस आंदोलन के नेताओं ने सांप्रदायिक भावना के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रयास किए तो भी वे इस पर नियंत्रण न कर सके। तो कोशिश ये किया जा रहा था कि सांप्रदायिक भावना को रोका जाए, कम्युनल टेंशन्स न बढ़े, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। अब सांप्रदायिकता का विकास, देश में सांप्रदायिकता के विकास के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। सीमित मताधिकार तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभाओं के लिए जो चुनाव हुए उसमें एक बार फिर सांप्रदायिक भावना उत्पन्न हुई। तो जो इलेक्शंस लड़े जा रहे थे वो कहीं ना कहीं कम्युनल बातों को आधार बनाकर, कम्युनल टेंशन को आधार बनाकर लड़े जा रहे थे। ये एक बड़ी चिंता की बात दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीटों में से अनेक सीटें जीतने में असफल रही। तो जो माइनॉरिटीज के लिए सीटें थी उसको कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी। मुसलमानों के लिए कुल 482 सीटें आरक्षित थी, परंतु कांग्रेस को केवल 6 सीटें ही मिल सकी। इसमें भी 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली। हिंदू महासभा भी बुरी तरह हारी। जमींदारों और सूदखोरों की पार्टियों की भी यही दशा हुई। तो ये आप देखा जा रहा था कि जो न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था वो मुसलमान की सीटें भी नहीं जीत पा रहा था। कांग्रेस ने एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया और किसान आंदोलन तेजी से फैल रहे थे। इन दो बातों को देखकर जमींदार और सूदखोर स्वार्थ सिद्धि के लिए सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे। ये एक महत्वपूर्ण बात हुआ कि जो किसान आंदोलन को फेवर कर रही थी कांग्रेस, जमींदारी के खिलाफ बोल रही थी, तो जो सूदखोर थे, जमींदार थे, वो ऐसे लोगों को समर्थन देने लगे जो सांप्रदायिक बात कर रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि आम जनता की व्यापक राजनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों की रक्षा संभव नहीं होगी। इस प्रकार सांप्रदायिक पार्टियों मजबूत होने और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कांग्रेस का घोर विरोध करने लगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो 1937 वाला इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के समय केवल 10-12% लोगों को वोट डालने का अधिकार था, सबको नहीं था। तो जो नीचे का वर्ग था उनके उत्थान और उनके सामूहिक समावेश होने का, उनके उत्थान की बात भी कांग्रेस बार बार कर रही थी। तो जो जमींदार लोग थे, जो सूदखोर लोग थे, उनको लग रहा था कि अगर ये लोग भी राजनीति में सक्रिय हो गए, इन लोगों को भी अच्छा रोजगार, अच्छा इन लोगों को अधिकार मिल गया तो हमारी चलती कम हो जाएगी। इसलिए इसी कारण उनको लगा कि कांग्रेस को पीछे करना जरूरी है। तो जो लोग सांप्रदायिक बातें कर रहे थे या सांप्रदायिकता फैला रहे थे, ऐसे लोगों के समर्थन में भी ये ग्रुप आ गया, ठीक है, और सांप्रदायिकता का विकास होने लगा। मुस्लिम लीग को थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा। अब उसने यह प्रचार करना आरंभ कर दिया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है। उसने तर्कहीन सिद्धांत का प्रचार किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उनका एक साथ रहना असंभव है। देखिए कैसे सांप्रदायिकता फैल रही है।
अब पाकिस्तान की मांग वाली बात शुरू हुई। सन 1940 में मुस्लिम लीग ने देश को दो भाग करने का प्रस्ताव दिया, साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के कारण मुस्लिम लीग के प्रचार को बल मिला। अब मैंने बताया था ना कि दोनों तरफ एक्सट्रीमिज्म चल रहा था। एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस जैसे लोग अपनी बात कर रहे थे, जिन्होंने इनडायरेक्टली दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान ही लिया था, क्योंकि वो कहते थे कि ये केवल हिंदुओं का राष्ट्र है, वो अलग करने की बात नहीं करते थे। अब मुस्लिम अलग कहती थी कि पाकिस्तान को अलग करो, ठीक है। इसी समय कुछ हिंदू संप्रदायवादियों ने भी प्रचार किया कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है और हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान। इससे मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र के सिद्धांत को बल मिला। तो दोनों लोग एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे थे, इसलिए इसमें अलग चीज देखी जा रही थी। सांप्रदायिक संगठनों की गतिविधियां, ऐसे संगठन थे जो अपनी गतिविधि हावी रख रहे थे। रोचक बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरुद्ध एक दूसरे से हाथ मिलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, बंगाल में हिंदू सांप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग तथा अन्य सांप्रदायिक संगठनों का मंत्रिमंडल बनाने की सहायता की। सरकार समर्थन रवैया अपनाना भी सभी सांप्रदायिक संगठनों ने एक साझा विशेषता थी। सांप्रदायिक संगठन जनता की सामाजिक और आर्थिक मांगे उठने में कतराते रहे। इस संबंध में वे ऊंचे वर्गों के निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। तो जिन वर्गों का स्वार्थ था, जिन वर्गों से जो है उनके अपने वर्ग अपना हित सधता रहे, तो उसको साधने के लिए उन्होंने लोगों के मुद्दों के बजाय सांप्रदायिक भावनाओं की बात करनी शुरू कर दी। कहना शुरू कर दिया कि हिंदू खतरे में है, चाहे मुसलमान खतरे में है, और हम एक साथ नहीं रह सकते, इस तरह की बातें होने लगी। तो जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होनी चाहिए थी 1937 के इलेक्शंस के बाद, वो सीधे सीधे कौन सी चीज देखी जा रही थी? कम्युनलिज्म, ठीक है, यानी संप्रदायवादी ये चीजें देखी जा रही थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए तथा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषता पर विचार प्रकट करिए। अब देखिए, भारत का बंटवारा कई कारणों से हुआ। कुछ कारण निम्नलिखित हैं। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति, तो हमने शुरू से चर्चा किया था और मैंने आपको डिटेल भी बताया था कि कैसे जो है 1905 में पहले बंगाल विभाजन किया गया फूट डाल के राजनीति करने के लिए। इसके बाद हमने ये देखा कि कैसे 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक, बाद में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन कम्युनल अवार्ड किया गया, मुसलमानों के लिए किया गया। तो ये फूट डालो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है मुसलमानों की अंग्रेजों की प्रमुख भूमिका निभा रही थी किसमें? भारत के विभाजन में। तो सन 1909 में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए, जिनका सन 1919 में विस्तार किया गया। और इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वे सामुदायिक नारों का प्रयोग करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज रूप से फायदा पहुंचाएं। सीधी सी बात है, ऐसे क्षेत्रों से जहां से केवल मुसलमान चुने जाएंगे तो धार्मिक ही नारे लगाए जाएंगे, तो ये उन्माद फैल रहा था। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम किया। तो एक तो कारण यह था कि फूट डाल के राज करना चाहे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में क्या हो गया? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे का मुख्य कारण मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से प्रेरणा और संरक्षण मिलना था। अपने हितों के लिए जिन्ना जैसे मुसलमान अंग्रेजों के भक्त बन गए, सीधी सी बात है, और मुस्लिम लीग भी बन गई। जिन्ना ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। कांग्रेस की कमजोर नीति, तो कांग्रेस की कमजोर नीतियों में दो तीन चीजों की चर्चा की जाती है। एक तो चर्चा ये की जाती है कि जब 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को दिया गया तो उस समय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, लेकिन 1916 में समझौता करने के लिए उस पर एग्री हो गए, नंबर एक। नंबर दो, जब 1937 के बाद इलेक्शंस हुए प्रांतों में और मुस्लिम लीग को कहीं सफलता नहीं मिली और मुस्लिम लीग फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड थी और ये आप सोच सकते थे कि इसका रिएक्शन कितना वो बुरा करेगी, तो उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रांत में हम आपके साथ सरकार बना लेते हैं, जिस चीज को सीधे सीधे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। तो ये, और दूसरा ये कि ऐसा माना जा रहा था कि वो काफी ज्यादा बार्गेनिंग करती थी मुस्लिम लीगों से। वो ऐसा भी चाह सकती थी कि वो ब्रिटिश सरकार से कहती कि जो लोग सांप्रदायिकता कर रहे हैं उनको कुचल दिया जाए। कांग्रेस मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को मानकर उसे बढ़ावा देती रही। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल करना यह भी था कि खिलाफत को भी, अब चूंकि खिलाफत मूवमेंट तो टोटल धार्मिक मूवमेंट था, टोटल वो अपने जो ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा थे उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए जो है अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उसको असहयोग में शामिल कर लिया। यह भी एक भूल बताई जाती है। और सीआर योजना में लीग को अधिक रियायतें देना कांग्रेस की दुर्बल नीति के परिणाम है। तो ये सब कांग्रेस कई जगह जो है बार्गेनिंग पावर में फंसती थी, जिससे
उसके बाद विभाजन के कारण क्या बना? सांप्रदायिक दंगे, बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए। इसमें खास करके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात की जाती है, जिसकी बार बार चर्चा हमने की है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, और ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ? 16 अगस्त 1946। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही आरंभ कर दी, और इसके परिणाम स्वरूप समूचे देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इन दंगों को अब केवल भारत विभाजन के द्वारा ही रोका जा सकता था। ठीक, तो एक तो ये कारण बन गया। दूसरा बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसको जून प्लान या माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, जून एक्शन प्लान। तो माउंटबेटन योजना को 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट ने विधिवत स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। इनमें से कुछ धाराएं क्या क्या थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो हिस्से बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। एक तो यह बात था। दोनों अधिराज्यों का वर्णन किया गया और यह भी बताया गया कि बंगाल और पंजाब की विभाजन रेखा निश्चित करने के लिए एक सीमा आयोग होगा, और वो सीमा आयोग किसके नेतृत्व में बताया गया? सर रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ, इसलिए उसको भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है ना। और भारत चीन के बीच में जो है कौन सी रेखा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं। तो दोनों अधिराज्यों का वर्णन किया गया और यह भी बताया गया कि बंगाल और पंजाब की विभाजन रेखा निश्चित करने के लिए एक सीमा आयोग होगा। ठीक है, रेडक्लिफ के नाम से वो बनाया गया, ये उस धारा में थी। दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं को शासन की सत्ता सौंपी जाएगी। इन्हें अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार होगा। मतलब पहले देखिए, पहले तो संविधान सभा एक बन चुकी थी, लेकिन बोला गया कि अब दोनों के लिए अलग अलग उसी में से डिवाइड करके संविधान सभा बांट दी जाएगी और उन्हीं संविधान सभा को सत्ता सौंपी जाएगी। ठीक है, वही संविधान सभा जो होगी वही देश में सत्ता, वो सरकार के रूप में काम करेगी। इन दोनों अधिराज्यों को अधिकार होगा कि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें या त्याग दें। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा। तो भारत में तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने रहे और वहां पे जिन्ना हो गए, बाद में सी राजगोपालचारी हो गए। ठीक, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल के सलाह से होगी। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। भारत मंत्री यानी इंग्लैंड में एक भारत के लिए अलग से मंत्री होते थे जो भारत के कामकाज को देखते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। जब तक तय विधान के अनुसार चुनाव होंगे, वर्तमान प्रांतीय विधानमंडल कार्य करेंगे। प्रांत में जो विधानमंडल है वो काम करते रहेंगे जब तक कि नया इलेक्शंस न हो जाए। तो ये सारे प्रावधान उसमें डाले गए। भारतीय नागरिक सेवाओं के सदस्य अधिकारों को बनाए रखा जाएगा। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार को देशों रियासतों पर सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता थी देशी रियासतों और रजवाड़ों को, वो सर्वोच्चता खत्म कर दी जाएगी। और वो बोला गया कि विभाजन के बाद जो रजवाड़े रहेंगे, लगभग 550 के आसपास थे, उनको ये आजादी दी जाएगी कि वो चाहे तो भारत में चले जाएं, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो वो क्या रहें, स्वतंत्र रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। तो इसमें कहा गया कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में चाहे तो मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। और उसमें जो कुछ रियासतें बदमाशी कर रही थी भारत में मिलने से, उसमें नाम आता है जूनागढ़, ठीक, हैदराबाद का निजाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी रियासतों के आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कश्मीर की समस्या तो थी ही, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के भारत के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? ठीक, क्यों ऐसा हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुरंत आजादी दे दी गई। तो इसके 2-3 कारण थे। देखिए, इससे पहले कि हम आंसर्स में जाएं, उन 2-3 कारणों को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या क्या कारण वो बताए जाते हैं? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 तक चला। ठीक, अच्छा, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक तो इसमें शुरू में दृष्टिकोण बिल्कुल ऐसा नहीं था कि भारत में जरा भी लीनियंसी बरती जाएगी, जरा भी ढिलाई बरती जाएगी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहला रीजन ये था कि जो है भारत का विश्व युद्ध में सहयोग। ठीक है, इसी से संबंधित एक पॉइंट भी बनेगा
कि जापानी सेना का भारत की ओर बढ़ना। ठीक, पहले इन दो चीजों पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये तेजी से बात चल रही थी कि भारत के लोग जब तक विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे, भारत के जो नेता हैं वो विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ की सेना, यहाँ के लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल किसके किसके बीच रहा था? तो मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब देखिए, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे देश एक तरफ थे। इसके अलावा जर्मनी, जापान जैसे देश, इटली जैसे देश एक तरफ थे। तो अब जापान जो है वो भारत के बगल में था। जापान को लगता था कि भाई भारत अलग देश है, लेकिन भारत पर कब्जा तो अंग्रेजों का है, सरकार यहां अंग्रेजों की चल रही है, तो अगर हम भारत पे अगर हम आक्रमण करके कब्जा करते हैं तो एक तरह से अंग्रेजों की ही हार मानी जाएगी। और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर भारतीय लोग, भारतीय नेता कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हम यहां हार सकते हैं, समस्या हो सकती है। इसलिए बार बार बहलाने फुसलाने की योजना बनाई जाने लगी कि चलो अब थोड़ा दृष्टिकोण बदलते हैं, थोड़ा इनको सहूलियत देते हैं। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर धीरे धीरे क्रिप्स मिशन आया, वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया। ये दृष्टिकोण बदलने लगे। ये दो महत्वपूर्ण रीजनों की वजह से। तीसरा, भारत में चल रहे व्यापक जन आंदोलन। देखिए, कुछ महान क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों ने तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही पूरी आजादी के प्रोसेस में, और इससे अंग्रेजों की हालत तो खराब थी ही। इसके अलावा जो व्यापक जन आंदोलन चल रहा था, जो गांधी जी के आंदोलन चल रहे, जैसे असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट तक मामला आ गया। और यहां आते आते आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन को परिपक्व रूप से चलाने की विधि भी लोगों ने सीख ली थी। तो इससे एक बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। जो लोगों का असहयोग बन रहा था देश में, उसको संभालना मुश्किल था, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट में तो हिंसक भी हुआ, और उसके बाद से लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट्स बनानी शुरू कर दी, और इतना व्यापक आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को लग गया कि बड़ी समस्या है, अब यहां ज्यादा रुकना संभव है नहीं। ठीक, एक ये कारण था। चौथा, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का दृष्टिकोण। ठीक है, देखिए, ब्रिटेन में दो प्रमुख पार्टियां हैं, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। जो लेबर पार्टी के लोग थे वो मानते थे कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, भारत में अधिकार उनको मिलने चाहिए। और बाद में फिर लेबर पार्टी की जब सरकार बनी, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बोला कि हम आजादी देंगे, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी। तो एक तो ये था। पांचवा महत्वपूर्ण बात, अंतरराष्ट्रीय दबाव। ठीक है, यानी इंटरनेशनल प्रेशर्स। अब देखिए, इस बात को समझिए कि जो अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका, सोवियत, रूस, ये सब लोग कह रहे थे कि भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और यहाँ भारतीयों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आप भारत वाला मसला सॉल्व करिए। अंग्रेज कह रहे थे आजादी दे दीजिए, जो कह रहे हैं करिए, लेकिन मानिए। उसके बाद 1945 में यूएनओ बन गया, पूरे विश्व में शांति की बात की जा रही थी, तो वहां से भी दबाव आ रहा था। तो लास्ट में 1-2 साल में वो भी दबाव था। तो ये सारे दबाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और जिसके कारण क्या हो रहा था, आजादी को देना, उनके प्लान को चेंज करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और उनको भारत के जो महत्वपूर्ण रीजंस थे, कारण कुछ थे कि क्यों भारत के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा था, ये इसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। अब इसका उत्तर देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के भारत के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आने के निम्नलिखित कारण थे। कई कारण थे, तो इसमें एक पहला कारण क्या था, ठीक है, देखते हैं। भारतीयों का राष्ट्र प्रेम। अब ये हम चर्चा कर रहे थे, जो राष्ट्रवाद की भावना बन रही थी। शताब्दी के चौथे दशक में देश के सभी राजनीतिक दल व समाज के सभी वर्गों में देश की स्वतंत्रता की मांग फैल गई। हिंदू, मुसलमान, सिख, राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सभी विदेशी सरकार से मुक्त होना चाहते थे। कई सारे आंदोलन चली चुके थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चीजें चली चुकी थी। सभी भारतवासियों में देश प्रेम की भावनाएं उमड़ पड़ी। चारों ओर अंग्रेजों का विरोध ही विरोध हो रहा था। सेना में भी विद्रोह की भावनाएं उठने लगी। ऐसे में अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना निश्चित ही लगता था। तो ये महत्वपूर्ण बात ये दिखाई पड़ रही थी कि जो भारत के लोगों में जो राष्ट्र प्रेम दिखाई दे रहा था, उस राष्ट्र प्रेम की वजह से ही क्या हो रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भावना पलट रही थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंग्रेजों की कमजोर स्थिति। दूसरे महायुद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति कमजोर पड़ गई, और कौन से दो बड़े शक्तियां निकल कर आई थी, सोवियत संघ और अमेरिका। और ब्रिटेन थोड़ा कमजोर पड़ गया, और वो दोनों इन पर दबाव डालते थे। इस युद्ध में इनको काफी आर्थिक और जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
उनके बड़े बड़े उद्योग ठप हो गए, उनके पास भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए साधनों का अभाव था। इस कारण 1945 के बाद उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय लेना ही उचित समझा। उनको लगा कि भाई भारत पर अब दबाव बनाना, यहां भी संसाधन खर्च करना, यहां के भी खर्चे को संभालना आसान नहीं है, भारत छोड़ना चाहिए। एशिया में भी राष्ट्रीय भावना की जागृति हो गई। दूसरे महायुद्ध के बाद एशिया के अनेक देशों में राष्ट्र प्रेम की भावना तीव्र हो गई। वे आजादी के अधिकार की मांग करने लगे। एशिया के अनेक देशों में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। भारतीयों में यह कुछ अधिक तेज था, अतः अंग्रेजों ने अब भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना ही उचित समझा। तो यह देखा जा रहा था बार बार कि एशिया के जो देश हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को आजाद करने के लिए लड़ने लगे, आजादी को मांग को लेकर आगे बढ़ने लगे, और उनको ये लग रहा था कि अगर हमको देश में, दुनिया में और जगह आजादी मिल सकती है, दुनिया में और जगह जो है राष्ट्रवाद और देश को आजाद करने की मांग हो सकती है, तो हमको लेके उसको अपने भी मांग करनी चाहिए। और इसलिए ये भावना, राष्ट्रवादी होने की भावना, राष्ट्रवाद के लिए लड़ना, अपने देश की आजादी के लिए लड़ना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रूप से चल रही थी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बताया कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है वो अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो रही थी, बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हुई थी, और पूरी दुनिया में जो दो बड़ी महाशक्तियां बनकर उभर रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जहां से शीत युद्ध शुरू हुआ, तो इंग्लैंड की भूमिका बहुत नीचे आ गई थी, और इसलिए वो इस स्थिति में नहीं था कि बहुत ज्यादा क्या करता, कंट्रोल में रखने की कोशिश कर पाता। ठीक है, ब्रिटेन का जनमत भारत के पक्ष में, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटेन के जो लोग थे, उनकी जो धारणा थी, उनकी जो सोच बनती जा रही थी, वो भारत के पक्ष में बनती जा रही थी। और मैंने आपको बताया था कि जो लेबर पार्टी थी, ठीक है, लेबर पार्टी खास करके क्या चाहती थी कि भारत को आजादी दी जाए, भारत के पक्ष में थी। इसमें जो एटली उनके प्रधानमंत्री बने, ये और ज्यादा इसके पक्षधर थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के शिक्षित और उदार विचारों वाले लोग भी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वे भारतीयों की मांग को उचित ठहराने लगे और भारतीयों से सहानुभूति रखने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना ही उचित समझा। ठीक है, तो एक तो वहां का जो जनमत था, वहां के लोगों की जो सोच थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही थी, और वो लोग इंडियन के या भारतीयों के स्वतंत्रता या उनके प्रति सहानुभूति रखने लगे और स्वतंत्रता के पक्षधर बनने लगे, जो एक बड़ी भूमिका निभा रहा था, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि आजादी दे दी जाए। भारत में शासन अब लाभकारी न था। जाहिर सी बात है, जब शुरू में भारत में वो लोग आए, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से उन्होंने स्टार्ट किया, तो एक रिच हेरिटेज उनको मिला था, रिच अर्थव्यवस्था मिली थी, सब कुछ लाभकारी मिला था। धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह भारत को चूस लिया था, संसाधन की कमी हो गई थी, उतना बेनिफिट या प्रॉफिट अर्थव्यवस्था में भी नहीं था कि उनको बहुत लाभ मिले और वेल्थ ड्रेन कर सके, तो यहां से बहुत लाभ भी उनको नहीं मिल रहा था। दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं की भारत में मांग काफी कम हो गई। अब तक भारत में भी छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जिस भारत को मार्केट के तौर पर यूज करते थे, उसको धीरे धीरे आंदोलनों में, जब यहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया, जब विदेशी वस्त्रों के जगह पर यहां पर छोटी छोटी चीजें बनाई जाने लगी, चरखा और स्वदेशी आंदोलन ये सब चलने लगा, तो विदेशी वस्तु यहां ज्यादा बिक नहीं पाती थी, मार्केट उस चीज की कम हो गई और इसलिए उनको लाभ कम मिल रहा था। अब अंग्रेजों के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। अब उन्हें भारतीयों पर अधिकार बनाए रखने की बजाय उनसे मित्रतापूर्वक संबंध बनाना अधिक लाभकारी लगता था। तो उनको लगता था कि थोड़ा मित्रता बनाए रहेंगे, कोऑपरेशन बनाए रहेंगे, तो हमारी चीजें बिकेंगी, हमको आसानी हो जाएगी, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। तो कुल मिला के बहुत सारे जो मुद्दे थे, बहुत सारी जो परिस्थितियां थी, वो इस तरफ चल रही थी कि उनको बहुत दिन तक यहां शासन करना संभव नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम छोड़ेंगे। लेबर पार्टी की सरकार, तो सन 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी ने चुनावों से पहले कई बार घोषणा की थी कि उसके सत्ता में आने के बाद वह सच्चे मन से भारत की समस्याओं का समाधान करेगी। ये बार बार लेबर पार्टी वहां के चुनाव में, क्योंकि वहां के लोगों को भी क्या हो रहा था, भारतीयों से सहानुभूति हो रही थी। और देखिए, ऐसा देखा जाता है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भी देश के लोग कोई मामला सोचते हैं, तो सरकार में आने के लिए नेता भी उस पर हामी भरने लगते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में रहता है और भारतीय के बहुत लोग अमेरिका के पक्ष में रहते हैं, तो ट्रंप ने बहुत ज्यादा भारत से दोस्ती निभाने का प्रयास किया था, ऐसा देखा जा रहा था। हमारे प्रधानमंत्री को भी चुनाव में ले गए थे वो। तो परिणाम स्वरूप सत्ता में आने के बाद इसने भारत में अपना एक कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन जिसमें पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और मार्शल जैसे लोग थे, और में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले ही लिया। ठीक है, और फिर क्लीमेंट एटली जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ये क्या किया, इसको घोषणा की कि हम भारत को अब आजाद कर देंगे, और माउंटबेटन प्लान आया जो 3 जून को आया, और उसके बाद जुलाई में उसकी घोषणा कर दी गई। तो ये वो महत्वपूर्ण रीजंस थे, और कुछ रीजन मैंने आपको यहां पर, कुछ कारण यहां पर भी आपको बताए हैं कि विश्व युद्ध में भारत का सहयोग वो चाहते थे, इससे दृष्टिकोण बदल रहा था। ठीक है ना, भारत में चल रहे जो व्यापक जन आंदोलन थे, ये भी एक रीजन चल रहा था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का दृष्टिकोण अभी चर्चा हमने की, अंतरराष्ट्रीय दबाव तो था ही। ठीक है, और ब्रिटेन का कमजोर हो जाना, ब्रिटेन का कमजोर होना,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, ठीक है, भारत से ज्यादा लाभ न मिल पाना आर्थिक, ये सारी चीजें इसमें एक महत्वपूर्ण कारण बन रही थी जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेकर चलना है, जिनको पढ़े बिना आपको परीक्षा में बिल्कुल नहीं बैठना है। इनसे जो बड़े बड़े भी आंसर्स हैं उसमें से छोटे छोटे आंसर्स भी आप लघु उत्तरी में अगर वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो पॉइंट्स और हेडिंग्स बना के लिख सकते हैं इजिली। फैक्चुअल जो चीजें हमने शुरू में एमसीक्यूज और फिलअप्स के रूप में की थी वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन फ्री लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि 100% जो है देने वाला, वो जो किंडरगार्टन से 12 तक सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल रहे हैं। तो इसकी अपनी वेबसाइट भी है, आप magnetbrains.com पे जाके CBSE/स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, आगे भूगोल भी इस तरह के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, ठीक है ना, UP बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही हैं, इसके अलावा राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण बोर्ड्स हैं इन सभी बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको मिलेंगे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, 1 शॉट रिवीजन, MCQ, NCERT पर बेस्ड सारा रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये सब कुछ आपको magnetbrains.com पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर भी मिलेगा। और मैग्नेट ब्रेन्स की अपना ऐप भी है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके आप रेगुलर और कंटेंट वाइज पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर आने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप क्रमवार एक एक चीजें पढ़ेंगे, वहां कोई डाइवर्जन नहीं होगा, आपका दिमाग भटकेगा नहीं, एक साथ आप एक एक करके सारे वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो magnetbrains.com पर आप जरूर आए और वहां से फिर आप कोई भी चैप्टर, कोई भी हिस्ट्री या राजनीति विज्ञान कोई भी सेलेक्ट करके आप वहां से अपनी पढ़ाई क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो कक्षा 6 से 12 तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा आपको दे रहा है। हम ये सारे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते रहें, इसके लिए आपको बस ये करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको वीडियोस मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।